हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉवल स्टोरी एक्सप्लेनर में, जहां हर कहानी आपको एकदम अलग वाइब्स और मज़ेदार दुनिया में ले जाएगी। कहानी पर जाने से पहले रिक्वेस्ट है, ज़रा नीचे कमेंट सेक्शन को लेफ्ट स्वाइप करो, वहां मिलेगा हाइप वीडियो का ऑप्शन। तो जल्दी से हमें हाइप पॉइंट्स देकर सपोर्ट करो ताकि हम रोज़ आपके लिए और धांसू स्टोरीज लाते रहें। और हाँ जी, लाइक कर दो, शेयर कर दो और सब्सक्राइब तो पक्का कर दो, वरना मज़ा अधूरा रह जाएगा। अध्याय 176। शरीर पर कसाक पहने और स्वर्णिम प्रकाश से घिरे हुए आदरणीय बौद्ध बुजुर्ग ने संदेह से कहा। एक और यह आश्चर्य की बात है कि भव्य यादव परिवार के देव सम्राट के पुत्र का उनके बौद्ध जगत से क्या संबंध है। दूसरी ओर, क्या दुनिया के सबसे शक्तिशाली साधु भगवान सम्राट विक्रम यादव प्रारंभिक अवस्था में अपने बच्चे की शारीरिक बनावट के बारे में जागरूक नहीं हो सकते थे। युवा भिक्षु की बातें सत्य हैं, टालमटोल करने की हिम्मत मत करो। छोटे भिक्षु भी विशेष रूप से दाफन बौद्ध धर्म के बौद्ध शिष्यों के पास इसके बारे में पूछताछ करने गए। उन्होंने इसे अपनी आंखों से देखा और बहुत लाभान्वित हुए। दाफन बुद्ध ने यह भी कहा कि अर्जुन यादव की सुलेख और चित्रकला की उत्कृष्ट कृति यानी कमल की पेंटिंग, उसे देखकर ही वे आत्मज्ञान की स्थिति में प्रवेश कर गए। अपनी चेतना के अंतरिक्ष में मैंने गलती से 12 गुणों का स्वर्ण कमल देखा, जिसने बुद्ध जगत के भाग्य को दबा दिया। यह अथाह बौद्ध वृद्ध मौन था। वह लेयिन मंदिर का सर्वोच्च वृद्ध है। वह मूल रूप से अपनी आयु बढ़ाने और उच्च स्तर तक पहुंचने के लिए एकांतवास में गया था। और लेयिन मंदिर के मुखिया आज बाहर गए हुए थे और वे भाग्य जानने के लिए बाहर गए। किंवदंती के अनुसार 1 साल में एक बड़ी घटना होने वाली है, इसलिए वे इसकी तैयारी कर रहे हैं। परिणामस्वरूप बौद्ध बुजुर्गों का एक समूह उनके आश्रम में पहुंचा और उन्हें जबरन जगाया। ऐसा कहा जाता था कि बौद्ध जगत की पौराणिक कथाओं में उनका जन्मजात बुद्ध भ्रूण दुनिया में फिर से प्रकट होने वाला था। जब मैंने पहली बार यह सुना तो मैं बहुत उत्साहित हुआ और इस पर विश्वास कर लिया। महान संघर्ष की दुनिया में सभी नायक एक साथ उठते हैं। स्वर्ग का अहंकार एक शूटिंग स्टार की तरह चमक रहा है, सब कुछ संभव है। लेकिन जब उसने सुना कि वह व्यक्ति वांगू यादव परिवार के देव सम्राट का पुत्र हो सकता है, तो उसने तुरंत इच्छा व्यक्त की कि वह एक ही अर्थात देव सम्राट का पुत्र, भले ही वह नश्वर शरीर है, देव सम्राट का रक्त शरीर में बहता है, उसका उनके बौद्ध जगत से क्या संबंध हो सकता है। हालांकि उसके सामने छोटे भिक्षु ने जो कहा, उसके कारण वह कुछ देर के लिए थोड़ा अनिश्चित हो गया। मैंने सुना है कि दाव दायरे ने यह भी कहा है कि यह उनके समुद्री डाकू विश्व किंवदंती में जन्मजात दाव भ्रूण हो सकता है। नहीं, आप यूं ही मौत का इंतजार नहीं कर सकते। अगर यह सचमुच जन्मजात बुद्ध का गर्भ है, तो आपको ऐसे अच्छे अंकुर को नहीं छोड़ना चाहिए। अगर आप मुझे पश्चिमी बौद्ध जगत से भर्ती नहीं भी कर सकते, तो भी आपको इससे दोस्ती करनी ही होगी। ये भविष्य में बहुत लाभदायक होगा। सर्वोच्च बुजुर्ग ने अपना मन बना लिया और तुरंत बौद्ध बुजुर्ग को एक उदार उपहार तैयार करने और उसे लता यादव ये के घर भेजने के लिए भेजा। पहले अपनी मंशा व्यक्त की। जहां तक दफान बौद्ध धर्म की बात है, तो इस समय ये भी बौद्ध बुजुर्गों से लेकर बौद्ध शिष्यों तक चारों ओर गूंज रहा है। दफान बौद्ध शिष्यों की बातें सुनकर उनके हृदय में उत्साह है। क्या बौद्ध जगत में उनकी किंवदंतियों में जन्मजात बुद्ध भ्रूण इस जीवन में अपनी शक्ति दिखाने जा रहा है। तुरंत उन्होंने भी तुरंत प्रतिक्रिया व्यक्त की। स्वाभाविक रूप से खेती की समस्या के बारे में चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आखिरकार वह यादव परिवार के युवा स्वामी हैं और संसाधन उनके पूरे बौद्ध विश्व की तुलना में बहुत समृद्ध हैं। लेकिन हमें इसके साथ अच्छे मित्र भी बनाने चाहिए और हमें लापरवाह नहीं होना चाहिए। साथ ही यदि यह वास्तव में जन्मजात बुद्ध है, तो हमें बौद्ध धर्म की अन्य शाखाओं पर भी जल्द से जल्द काम शुरू करना चाहिए, जैसे कि लेयिन मंदिर, वज्र बौद्ध धर्म, क्षितिगर्भ बौद्ध धर्म आदि। यह अनुमान लगाया जाता है कि वे पक्षपात करने के तरीके खोज लेंगे। उनके दफन बौद्ध धर्म को पीछे नहीं छोड़ा जा सकता। बुद्ध, जल्दी करो और उदार उपहार तैयार करो और दूसरों का अभिवादन करने जाओ। और क्या तुमने कुछ समय पहले अनगिनत कष्टों के बाद गुप्त लोक से एक अवशेष प्राप्त नहीं किया था? जल्दी करो और इसे दूसरों को दे दो। यदि तुम नहीं चाहते कि बच्चा भेड़िए के जाल में फंस जाए, तो ये तुम्हारे लिए ज्ञान प्राप्ति का पुरस्कार है। समय उड़ता चला जाता है और वर्ष तेजी से बीत जाते हैं, जैसे कोई सफेद घोड़ा गुजर जाता है और कोई प्रतिक्रिया नहीं होती। पलक झपकते ही 1 साल बीत गया।
बेशक मनुष्यों के लिए एक वर्ष बहुत लंबा होता है, लेकिन भिक्षुओं के लिए एक वर्ष बस एक जल्दबाजी का समय होता है और इसकी गति बहुत तेज होती है। यह उन शक्तिशाली प्राणियों की तरह है जिन्होंने दुनिया को उलट-पुलट कर दिया, आसमान जला दिया और समुद्र उबाल दिया। उन सभी ने 100 साल के लिए एकांतवास शुरू कर दिया, 1 साल की तो बात ही छोड़िए। और इस वर्ष के दौरान अनंत अमर डोमेन में कई अद्भुत चीजें हुईं, जिनमें लता यादव परिवार प्रमुख था। बौद्ध धर्म और ताओवाद की दो दुनियाओं में अनगिनत अमर शक्तियां हैं, और सुपर ताओवाद ने अपने बुजुर्गों को भारी उपहारों के साथ वांगू यादव परिवार से मिलने के लिए भेजा है, मानो वे उनसे दोस्ती करना चाहते हों। यहाँ तक कि कुछ प्रभावशाली बुजुर्ग भी थे जिन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि वे यहाँ अर्जुन यादव के लिए आए हैं, और इस यात्रा के लिए उन्होंने जो उदार उपहार तैयार किए हैं वे लता यादव परिवार और अर्जुन यादव के हैं। यहाँ तक कि एक बौद्ध शक्ति भी है जिसने अपने खजाने में हजारों वर्षों से संग्रहित अवशेषों को बाहर निकाल लिया। ऐसा कहा जाता है कि यह अर्जुन यादव को दिया गया है और उसे धीरे धीरे इसे समझने दिया गया है ताकि वह गहन धर्म और उच्चतम धर्म को समझ सके। लता यादव का परिवार भी इस बात पर सहमत हो गया कि वे अपने घर पर मंगाया गया मांस मुफ्त में नहीं खाएंगे। हालांकि उनके पास इन 3 खरबूजों और 2 खजूरों की बिल्कुल भी कमी नहीं है। लेकिन बौद्ध जगत के लोगों ने शायद यह नहीं सोचा होगा कि बौद्ध अवशेष, जो उनकी नज़र में बेहद कीमती हैं और जिन्हें खजाना माना जाता है, अर्जुन यादव के हाथों में पड़ गए और वह उन्हें दिन भर खेलने के लिए छोटी गेंदों की तरह इस्तेमाल करता रहा, और यहाँ तक कि उन्हें अपने परिवार के सदस्यों को कुचलने के लिए छिपे हुए हथियार के रूप में भी इस्तेमाल करता रहा। बेशक अगर बौद्ध जगत में हर कोई इसके बारे में जान जाता तो वे निश्चित रूप से घुटने टेक कर फूट फूट कर रोते। उन्होंने हजारों सालों से अवशेष जमा करके रखे हैं। हालांकि ये बेजोड़ खजाने नहीं हैं, फिर भी ये बेहद कीमती हैं और उनके अपने परिवार की युवा पीढ़ी इन्हें इस्तेमाल करने से हिचकिचाती है। एक बच्चे द्वारा इतना बिगाड़ा जाना। इसी तरह दाव दुनिया यहीं नहीं रुकती। एक साल में दाव दुनिया में अनगिनत अमर शक्तियां परिलोक में विचरण करती हैं और ऐसा लगता है कि कुछ बड़ा होने वाला है। इसके साथ ही दाव दुनिया में अमर शक्तियों की अनगिनत युवा पीढ़ियां भी हैं जो अनंत अमर क्षेत्र से एकत्रित होती हैं। जो लोग पीछे हट गए थे वे भी सीमा शुल्क से जल्दी चले गए, और जो लोग पूरी दुनिया की यात्रा कर चुके थे उन्हें तत्काल वापस बुला लिया गया। बाहरी लोग ये सोचने से खुद को नहीं रोक पाते कि ताओवादी दुनिया में कुछ बड़ा घटित हो रहा है, लेकिन मैंने इस बारे में ज्यादा नहीं सोचा। इस दौरान कोई खबर सामने नहीं आई, जो बहुत अफसोस की बात है। हालांकि शाश्वत अमर क्षेत्र में एक ऐसा क्षेत्र है जो अतीत, वर्तमान और भविष्य को जानता है, यिन और यांग के भाग्य को जानता है, और यह भी जानता है कि ताओवादी दुनिया में क्या महान घटनाएं घट रही हैं। तियानजी दाओयू सबसे केंद्रीय स्थान, पहाड़ों से घिरा हुआ एक मंडप प्रकट होता है, पवित्र और पारलौकिक, असाधारण। बादल और धुंध छाए हुए हैं, सारस उड़ रहे हैं, पहाड़ों और जंगलों में युवा कल्पित बौने एक दूसरे के साथ खेल रहे हैं, और यहाँ प्राचीन जानवर भी रक्षा कर रहे हैं। शून्य से अस्पष्ट रूप से घातक रून निकल रहे हैं। यह असाधारण शक्ति वाली एक प्राचीन संहारक संरचना है। जब इसे बाहर आने के लिए प्रेरित किया जाता है तो दिव्य मार्ग के क्षेत्र में कदम रखने वाला एक शक्तिशाली व्यक्ति भी यहाँ रक्तपात अवश्य करेगा। ये भी एक अत्यंत तेजस्वी अमर शक्ति है। ये सिर्फ अन्य अमर ताकतों, उन कुलीन परिवारों की तुलना में ये पक्ष अमर है, धर्मनिरपेक्ष दुनिया के बीच आधिपत्य में भाग नहीं लेता है, दुनिया से अलग है और दुनिया की परवाह नहीं करता है। और पर्वत श्रृंखला के मध्य में एक बड़ा हॉल राजसी ढंग से खड़ा है, जिसमें भोर में यिन और यांग बंद हो जाते हैं और शून्य में एक धुंधली दाव कविता प्रकट होती है जो बहुत ही असाधारण है। पहाड़ी झरनों का पानी आसमान से गिरता है जो कुछ मंडपों और मंडपों के चेहरों को ढक लेता है, जिससे यह और भी रहस्यमय हो जाता है। और झरने के ऊपर सफ़ेद दाढ़ी और बालों वाला एक बूढ़ा आदमी शांत चेहरे के साथ खड़ा है। उसकी आंखें समय के उतार चढ़ाव से भरी हैं जो बेहद गहरे हैं, बिल्कुल ब्रह्मांड के रसातल की तरह, बस चुपचाप दूर तक देख रहे हैं। ये तियानजी पवित्र भूमि के पवित्र स्वामी हैं, जिन्हें तियानजी का बूढ़ा कहा जाता है, जो स्वर्ग के मार्ग की गणना कर सकते हैं, भूत और वर्तमान को जानते हैं और रहस्यमय हैं। इसके अलावा उनका राज्य एक रहस्य प्रतीत होता है जिसे कोई नहीं जानता। मैं तो बस इतना जानता हूं कि रमेश त्रिपाठी के पास बहुत अनुभव है, वे अनगिनत युगों से हैं और उनकी आयु अनंत प्रतीत होती है।
गुरुजी, आप 9 दिन और 9 रातों से यहाँ हैं। क्या कोई रहस्य है? या कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने आपका ध्यान खींचा है? अचानक शून्य से एक छोटी लड़की की आवाज सुनाई दी। तभी एक बड़ा हरा बैल प्रकट हुआ, जिसकी पीठ पर रंग बिरंगे बादलों की परी जैसी पोशाक पहने एक छोटी बच्ची थी। वह बहुत ही सुंदर था, उसका चेहरा एकदम साफ था, मानो स्वर्ग और धरती की आध्यात्मिक ऊर्जा उसमें समाहित हो, और उसकी छोटी छोटी पुतलियां आशा से भरी हुई चमक रही थीं। 2 गेंदें बंधी हुई हैं तथा 2 कैंडीड हॉज हाथ में लिए हुए हैं, एक बाईं ओर और एक दाईं ओर। जांघों के नीचे का हरा बैल बहुत आलसी था और अपनी इच्छानुसार धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। गुरुजी, क्या आप फिर से खेलने के लिए पहाड़ के निचले हिस्से में गए हैं? बूढ़े आदमी ने छोटी लड़की के सिर को सहलाया। यद्यपि स्वर्गीय रहस्य पवित्र भूमि एक रहस्यमय और अमर शक्ति है, ये हमेशा एक एकल पारित मुख्य रेखा रही है और जनसंख्या समृद्ध नहीं है, और यह रहस्यमय और अप्रत्याशित है। और उनके बैनर तले केवल एक ही शिष्या है, वह छोटी लड़की जिसे भावी उत्तराधिकारी के रूप में प्रशिक्षित किया जाता है। बस, ये छोटी लड़की जीवंत और जिंदा दिल है और वह अक्सर पहाड़ की निचली पहुंच में खेलना पसंद करती है। अरे अरे मास्टर, ये कैंडिड हॉर्स बहुत स्वादिष्ट है, आपको भी इसे आजमाना चाहिए। छोटी लड़की ने रमेश त्रिपाठी के मुंह में कैंडीड हॉज दिया और रमेश त्रिपाठी ने गहरी आंखों में लहरों के साथ स्नेह से मुस्कुराते हुए कैंडीड हॉज का एक टुकड़ा खाया और मुस्कुराते हुए कहा, ये बहुत मीठा है। मालिक, आप लगभग 10 दिन से यहाँ खड़े हैं, क्या कोई बदलाव आया है? ये केवल आपके ध्यान देने योग्य है। छोटी लड़की ने उत्सुकता से पूछा, अपनी बड़ी बड़ी आंखें झपकाते हुए, मानो वह समझ नहीं पा रही हो। उनके गुरु रमेश त्रिपाठी जैसे व्यक्ति की छवि एक ऐसे अजगर की है जो अपना सिर तो देखता है लेकिन पूंछ नहीं देखता और अथाह है। सप्ताह के दिनों में शाश्वत अमर क्षेत्र में यात्रा करते समय, चाहे अमर शक्तियां और शक्तियों के स्वामी कहीं भी जाएं, उन्हें व्यक्तिगत रूप से उनका स्वागत करना चाहिए और उदार उपहार तैयार करना चाहिए। लेकिन मालिक ने फिर भी इसे तिरस्कार के साथ खारिज कर दिया और इसके बारे में कभी ज्यादा परवाह नहीं की। हाल ही में यह असामान्य रूप से हुआ है। रात में फिर से आकाश को देखते हुए और फिर से गपशप गणना करते हुए ऐसा लगता है कि आकाश बदलने वाला है। अरे ज़ियान्यू, आकाश बदलने वाला है। स्वर्ग के 50 दाव, दयान के 49, एक से बचो। अंधेरे में एक निश्चित संख्या होती है, लेकिन इस निश्चित संख्या में कुछ परिवर्तन प्रतीत होता है। इसके अलावा यहाँ तक कि प्रभावशाली शाश्वत सम्राट, जो शाश्वत मास सूची में शीर्ष पर था, युवा पीढ़ी के अहंकार से पराजित हो गया। ये स्वर्णिम संसार परिवर्तनशीलता से भरा है। अभिमानी लोग वर्चस्व के लिए संघर्ष करते हैं, जैसे उल्काएं चमकती हैं, ऊपर उठती हैं और गिरती हैं। लगता है कि खून और हड्डियों की कहानी की शुरुआत, जीवन भर की दुखद तस्वीर सामने आने वाली है। हालांकि जिस चीज ने मेरा सबसे अधिक ध्यान खींचा वह है लता यादव परिवार के देव सम्राट का बेटा अर्जुन यादव। अब ये बात 5 साल पुरानी हो चुकी है, लेकिन पिछले 5 वर्षों में अनगिनत चमत्कार हुए हैं और कोई भी एक चमत्कार इतिहास में नाम दर्ज कराने के लिए काफी है। ऐसा लगता है कि 3000 एवेन्यूज में सभी प्रकार के क्षेत्रों में वे सभी अत्यंत प्रतिभाशाली हैं, लेकिन वे सिर्फ एक नश्वर शरीर हैं जो वास्तव में हैरान करने वाला है। रमेश त्रिपाठी ने अपना सिर हिलाया। इस दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं थी जो उनका ध्यान आकर्षित कर सके। भले ही ये दाव दुनिया में गुप्त रूप से चल रहा था, लेकिन वह इसके बारे में पहले से ही जानता था। ये ताओवादी चर्चा सम्मेलन की तैयारी के अलावा और कुछ नहीं है। लाओ नियु, मेरे लिए रास्ता बचाओ और मुझे जादू के करतबों का उपयोग करके देव सम्राट के इस पुत्र के भूत और भविष्य की गणना करने दो। मुझे हमेशा लगता है कि वह सतह पर दिखने वाले नश्वर शरीर जितना सरल नहीं है। छोटी लड़की की जांघों के नीचे बैठी बूढ़ी गाय ने घुरघुराहट की, फिर सिर हिलाया और उसके पैरों के नीचे से रून उठे, जिसने पूरी दुनिया को ढक लिया। ये बहुत भयानक था। बस यही शक्ति और प्रभाव लोगों को यह एहसास करा सकता है कि यह बूढ़ी गाय, जो कम से कम दिव्य मार्ग के क्षेत्र में एक भयंकर जानवर है, बहुत भयानक है। गुरुजी, क्या आपको यकीन है? यह एक दिव्य गणना तकनीक है, लेकिन ये हमारे स्वर्गीय गुप्त मंडप की एक वर्जित गुप्त तकनीक है। एक बार इस निषिद्ध गुप्त तकनीक का उपयोग किया गया तो यह आपके शरीर को अपरिवर्तनीय क्षति पहुंचाएगा। यदि तियांजी शेंगशु की जासूसी का उद्देश्य अधिक वर्जित और छिपा हुआ है, तो स्वयं के विरुद्ध प्रतिक्रिया उतनी ही प्रबल होगी।
देव सम्राट के पुत्र में युगों के सम्राट को हराने और युगों का नेता बनने की क्षमता है। यह अपने आप में एक वर्जित बात हो गई है। यदि आप जासूसी करने के लिए देवताओं के रहस्यों का उपयोग करते हैं, तो मुझे डर है कि प्रतिक्रिया की शक्ति। छोटी लड़की ने भी अपने हाथ में रखी हुई कैंडीड हॉज को कुछ देर के लिए नीचे रख दिया। उसकी अभिव्यक्ति थोड़ी गरिमापूर्ण थी। यद्यपि वह केवल कुछ वर्ष की है, उसे बचपन से ही प्रशिक्षण के लिए स्वर्गीय रहस्यों की पवित्र भूमि पर वापस लाया गया था, और उसे स्वर्गीय रहस्यों की पवित्र भूमि की गुप्त कलाओं की कुछ समझ भी है। अब जबकि उसका बुजुर्ग स्वामी ऐसी वर्जित तकनीक का उपयोग करना चाहता है, तो वह चिंतित क्यों नहीं होगी। इस प्रक्रिया में यदि कोई अप्रत्याशित घटना घटित होती है, तो परिणाम विनाशकारी होंगे। चिंता मत करो लड़के, तुम्हारा स्वामी उतना कमजोर नहीं है जितना तुमने सोचा था। और पूरी दुनिया जानती है कि रमेश त्रिपाठी का जीवन काल अनंत है। अगर यह प्रतिक्रिया भी होती है तो इसका कोई बड़ा प्रभाव नहीं पड़ेगा। रमेश त्रिपाठी ने छोटी लड़की के सिर को थपथपाया और फिर शून्य में पालथी मारकर बैठ गया। रून ऊपर उठे और ताईजी गपशप की आंखें प्रकट हुईं, और अनंत मार्ग की शक्ति ने कानूनों की एक श्रृंखला में संघनित होकर उसे घेर लिया। रमेश त्रिपाठी ने बिना किसी हिचकिचाहट के वही किया जो उन्होंने कहा था। उन्होंने 9 दिन और 9 रात तक इस स्थान का अवलोकन किया और निष्कर्ष निकाला, लेकिन अभी तक कुछ भी नहीं मिला। इसलिए उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि साधारण निगमन तकनीकें देव सम्राट के पुत्र के बारे में कुछ जानकारी नहीं निकाल सकती। यदि आप इस चर का निष्कर्ष निकालना चाहते हैं, तो आप केवल जोखिम उठा सकते हैं और वर्जित तकनीकों का उपयोग कर सकते हैं। स्वर्ग के रहस्य की पवित्र भूमि बाकी सब चीजों से अलग होकर धर्मनिरपेक्ष आधिपत्य में भाग नहीं लेगी, क्योंकि वे भी चाहते हैं कि दुनिया स्वर्ग के कानून द्वारा निर्धारित विकास दिशा का पालन करे। अब चूंकि ऐसे परिवर्तनशील तत्व मौजूद हैं, इसलिए सब कुछ अनियंत्रित है और विश्व की गति भी चुपचाप बदल रही है। उसे इसका पता लगाना होगा, अन्यथा ताओ की दिशा में त्रुटियां हो जाएंगी और दुनिया अनंत विनाश की स्थिति में चली जाएगी। बूढ़ी गाय और छोटी लड़की चुपचाप देख रही थीं। उनकी सांसें बहुत धीमी थीं, क्योंकि उन्हें डर था कि कहीं बूढ़े आदमी को परेशानी न हो। बूढ़ा आदमी स्वर्ग के नियम को संचालित करता है, जो एक तारे की तरह दोगुना चमकदार है, जो अजीब ऊर्जा जारी करता है। इसके बैनर तले ताइची 8 आरेख सरणी भी प्रचालन में है और इसका निष्कर्ष निकाला जाना आवश्यक है। पुतलियों से असीम शक्ति निकलती है, मानो सब कुछ अलग कर देना और सब कुछ देख लेना। ये शक्तिशाली बल तारों को भी चकनाचूर कर सकता है और दुनिया को उलट-पुलट कर सकता है। छोटी बच्ची भी हैरान थी। उसने सोचा कि उसका मालिक कछुए जैसा है, अनंत जीवन वाला और जीने में सक्षम। उसने यह आशा नहीं की थी कि उसकी शक्ति इतनी भयानक होगी, और वह अन्य अमर शक्तियों के पूर्वजों से बिल्कुल भी नहीं हारा। दुनिया का ये पक्ष अचानक शांत हो गया। आकाश और पृथ्वी धुंधले हो गए और अनगिनत लंबी नदियां एक पल में प्रकट हुईं, और इन लंबी नदियों में अनगिनत तारे चमक रहे थे, मानो वे स्वर्ग के मार्ग के भ्रूण रूप हों। इसके बाद ताइची 8 आरेख अनंत तारों के बीच घूमते रहे और कई ग्रहों को ताइची 8 आरेखों में समायोजित किया गया, जो दुनिया द्वारा निर्धारित दिशा में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे। इस दौरान रमेश त्रिपाठी का रंग और भी पीला पड़ गया, मानो उनकी बहुत अधिक ऊर्जा खत्म हो गई हो। लेकिन वह अभी भी डटा हुआ है, लगातार स्वर्ग की वर्जित पद्धति का उपयोग कर रहा है और गणना कर रहा है। और इस क्षण ताइची 8 आरेखों में एक छोटी सी दुनिया बन गई। बाहरी दुनिया में छोटी लड़की और नीली बूढ़ी गाय ताइची 8 आरेखों में जो हुआ उसे स्पष्ट रूप से नहीं देख सकी, और उनकी दृष्टि पूरी तरह से धुंधली हो गई। हम केवल यही आशा कर सकते हैं कि रमेश त्रिपाठी सुरक्षित और स्वस्थ होंगे। आखिरकार ये रहस्यों की पवित्र भूमि का स्तंभ है, और यदि कोई दुर्घटना होती है तो रहस्यों की पूरी पवित्र भूमि हिल जाएगी। और छोटी दुनिया में ताओ के विकास और कानून के आदेश के अनुसार तियानजी के बूढ़े व्यक्ति ने अनगिनत सितारों को प्रसारित किया, जीवन शक्ति के साथ पुनरुत्पादन किया, और अनगिनत प्राणियों का विकास भी देखा गया। लेकिन इस समय सर्वोच्च आभा की एक किरण आई और ताइची बागुआतू मुश्किल से इसे सहन कर सका। पतन का सामना करना पड़ा। ये कल्पना करना बहुत भयानक था। यह उल्लेख करना आवश्यक नहीं है कि इस समय परिवर्तित तारे परत दर परत फटकर अनगिनत टुकड़ों में बदल गए हैं। वे लंबी नदियां, जो पहले चांदी की आभा से सराबोर थीं, अतुलनीय रूप से पवित्र हैं। अब पलक झपकते ही यह नष्ट हो गया और पूरी तरह नष्ट हो गया।
रमेश त्रिपाठी का चेहरा पीला पड़ गया। उन्होंने अचानक मुंह से खून थूक दिया और सामने से बोले, क्या ये हो सकता है? हालांकि इस समय इस छोटे से संसार की केंद्रीय स्थिति, अनंत तारे एक पन्नी में बदल गए थे जो बिल्कुल नए तरीके से घूम रहे थे। एक प्रेत प्रकट हुआ जो असीम अराजकता से घिरा हुआ था, अराजकता और असीमता के देवता की तरह, जिसने एक विचार से दुनिया को खोल दिया और एक विचार से सभी चीजों को नष्ट कर दिया, दुनिया की उत्पत्ति को समझ लिया। रमेश त्रिपाठी की पुतलियां अविश्वास से चौड़ी हो गईं, मानो उन्होंने कुछ ऐसा देख लिया हो जो उन्हें नहीं देखना चाहिए था। और वह अत्यंत दृढ़ आकृति सितारों से भी बड़ी है, यहाँ तक कि पूरे ब्रह्मांड का समर्थन करती है। उसके हाथ में एक तलवार है और जब वह अपना हाथ उठाता है तो देवता और राक्षस गिर जाते हैं, अराजकता बिखर जाती है, सभी कानून, व्यवस्था और रास्ते उस नाजुक की तरह होते हैं। ये प्रखर वाणी किसी देवता या दानव की तरह स्वर्ग और पृथ्वी को सहारा देती है और उसके पीछे समस्त स्वर्ग और असंख्य लोगों के प्राणी एक स्वर में झुककर चिल्लाते हैं, स्वर्ग के सम्राट का नाम। सम्राट। रमेश त्रिपाठी चुप हैं, उनका शरीर लगातार ढह रहा है और उनका भौतिक शरीर सड़ रहा है, लेकिन उनके आसपास से निकलने वाली आभा कमजोर और कमजोर होती जा रही है और उनका दायरा हिलता हुआ प्रतीत होता है और यह उलट गया है। शरीर के बाहर मृत्यु का एक झोंका है, मानो मृत्यु का देवता उसे घूर रहा हो। वह बड़े कारण और प्रभाव में शामिल था और उसने बड़ा रहस्य देखा। यह उसकी समझ से परे है। यह एक बहुत बड़ी भयावहता है। आम लोगों के खिलाफ अपनी पीठ मोड़ो और हमेशा के लिए मनमानी करो। क्या वह स्वर्ग का भावी सम्राट है? रमेश त्रिपाठी पढ़ना जारी रखना चाहते थे। वे जानना चाहते थे कि स्वर्ग और लोक कहाँ समाप्त होंगे। और इस क्षण उस राजसी आकृति को कुछ महसूस हुआ। उसने थोड़ा सा घूमकर धीरे से अपना सिर घुमाया, जिससे उसके चेहरे का वह कोना प्रकट हो गया। और वह पुतलियों की जोड़ी, एकदम साफ और चमकदार, अतुलनीय रूप से उज्ज्वल और दिव्य। देखने में तो यह अपनी ही एक दुनिया लगती है जो 3000 सड़कों से घिरी हुई है। रमेश त्रिपाठी अब और नहीं रुक सके और धीरे से अपनी आंखें बंद कर लीं। उन्होंने युगों युगों से चली आ रही वर्जनाओं के अस्तित्व को प्रत्यक्ष देखा, लेकिन उन्हें कुछ रहस्यों की भी जानकारी थी, जैसे कि दुनिया के विकास और मार्ग के संचालन के बारे में जानकारी। चेहरे का वह कोना भी है, हालांकि वह केवल एक कोना है, लेकिन वह इस आधार पर भी अनुमान लगाता है कि वह कौन है। उसके मुंह के कोने थोड़े ऊपर उठ गए, हालांकि उसे बहुत बुरा झटका लगा, लेकिन यह इसके लायक था। उसका चेहरा तेजी से सड़ने और मुरझाने लगा, उसके सफ़ेद बाल बर्फ की तरह हो गए। मौजी ने अपनी आत्मा खो दी थी और उसके शरीर के अलावा मृत्यु का एक मजबूत एहसास था। जैसे ही पलकें नीचे झुकीं, ताइची 8 आरेखों का नक्शा भी टूट गया और वह छोटी सी दुनिया गायब हो गई और वह शून्य से गिर गया। मालिक, मुंह। छोटी लड़की और बूढ़ी गाय एक ही समय में चीख पड़ी और छोटी लड़की इतनी चिंतित थी कि वह रोने ही वाली थी। और उस बूढ़े नीले बैल की नज़रें तेज हो गईं और वह हवा में चलता हुआ रमेश त्रिपाठी को पकड़ लिया। छोटी बच्ची भी तेजी से रमेश त्रिपाठी के पास आ गई। ये दृश्य देखकर वह अपने आंसू नहीं रोक सकी और उसे डर था कि मास्टर को इसका बदला चुकाना पड़ेगा। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं किसी गुरु जितना शक्तिशाली बन जाऊंगा, लेकिन ऐसा बन गया। लेकिन वह शायद यह नहीं जानती कि उसके स्वामी ने किस प्रकार की वर्जना देखी। ये चमत्कार है कि वह अब भी जीवित है। चिंता मत करो, मास्टर को तो बस वर्जित तकनीक से परेशानी हो रही है। सौभाग्य से उस व्यक्ति का सदियों से पीछा नहीं किया गया, अन्यथा गुरु का पीछा व्यर्थ हो जाता। बेटा, मेरी बात सुनो, इस बार दाओ विश्व एक दाओ चर्चा सम्मेलन आयोजित करेगा, तुम जाकर उसे देखो। यदि तुम वांगू यादव परिवार के युवा गुरु के साथ संबंध बना सकते हो तो ये स्वाभाविक रूप से सबसे अच्छा है। आखिरकार आपकी उम्र क्या है, आपकी एक आम भाषा है और आप एक साथ खेल सकते हैं। ये शब्द कहते समय रमेश त्रिपाठी की सांसें कमजोर हो गई थीं, मानो वह अपनी छाती की सांस पर भरोसा कर रहे हों। तुम सब चले जाओ और मुझे आराम करने दो। ये सिर्फ एक प्रतिक्रिया है और इसे हल करने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। जैसा कि रमेश त्रिपाठी ने बताया, उनके गोरे रंग में थोड़ा सुधार हुआ। उन दोनों को विदा करने के बाद रमेश त्रिपाठी ने उदास होकर आकाश की ओर देखा और बुदबुदाया, यदि आप आम लोगों से मुंह मोड़कर अनंत काल तक न्याय करते रहें तो क्या वह स्वर्ग का सम्राट है? वांगू यादव परिवार में परी धुंध छाई रहती है, शुभ बादल उठते हैं, रून प्रसारित होते हैं और समृद्धि का दृश्य होता है।
यादव परिवार के कुछ बच्चे ऐसे हैं जो जीवटता से भरे हैं और कड़ी मेहनत से खेती करते हैं। ऐसे अन्य तियांजियाओ भी हैं जिन्होंने अपने वास्तविक युद्ध अनुभव को बढ़ाने के लिए मार्शल आर्ट के क्षेत्र में प्रारंभिक स्तर पर युद्ध अभ्यास किया है। लता यादव यादव परिवार के शीर्ष 10 अनुक्रमों के लिए वे एक पल के लिए भी रुकने की हिम्मत नहीं करते हैं, अवसरों की तलाश में बाहर जाते हैं या एकांत में अभ्यास करते हैं, कारावास को तोड़ने की कोशिश करते हैं और लगातार सच्चे आत्मा को तोड़ते हैं। महान संघर्ष की दुनिया में तियांजियाओ आधिपत्य के लिए लड़ रहा है और वांगू यादव परिवार की युवा पीढ़ी को भी अपना आचरण रखना होगा। हालांकि एक व्यक्ति ऐसा था जो तनावपूर्ण माहौल से थोड़ा असहमत था। अर्जुन यादव के शाही शहर में अर्जुन यादव एक लकड़ी की कुर्सी पर बैठे धूप सेंक रहे थे और धूप का चश्मा पहने हुए बहुत आनंद ले रहे थे। आपके पास फैज़ हाई हैप्पी वाटर भी है। जब आपको प्यास लगे तो आप इसे स्ट्रॉ से चूस कर इसका आनंद ले सकते हैं। ये वाकई मुफ्त और आनंददायक है। और रोशनी गुप्ता चमकती लाल आंखों, आग की तरह लहराते लंबे लाल बालों, छरहरी काया और पतले हाथों के साथ अर्जुन यादव की मालिश कर रही हैं। लेकिन उसके मुंह के कोने पर मुस्कुराहट थी और वह बिना किसी शिकायत के आनंद ले रहा था। आखिर इस वांगू यादव परिवार में उसके ज्ञान में भी असीम वृद्धि हुई है। मैंने जो कौशल और अलौकिक शक्तियां विकसित की हैं वे भी पहले की तुलना में कई गुना बेहतर हैं। विशेष रूप से फीनिक्स एक्सटर्मिनेटिंग वर्ल्ड कलेक्शन और फीनिक्स ट्रेजर आर्ट, जिसका उपयोग करने में वह इस समय के दौरान अधिक कुशल हो गई है। वह पहले प्राचीन फीनिक्स देश की राजकुमारी थी और प्राचीन फीनिक्स देश में युवा पीढ़ी एक ही पीढ़ी में अजेय है। जब मैं लता यादव ये के घर आया तो पाया कि यह उन साधारण तियांजियाओ के समान ही था। लेकिन 4 या 5 साल के विकास के बाद अब उसकी तुलना पवित्र भूमि के पवित्र पुत्रों और बाहरी दुनिया के कुलीन परिवार के पुत्रों से की जा सकती है और उसकी ताकत बेहद मजबूत है। और यह सब उसके छोटे मालिक द्वारा लाया गया था जिसकी वह सेवा करती थी। शालिनी मुखर्जी भी अर्जुन यादव के पास थी, उनके कंधों को सहला रही थी, उनके पैरों को थपथपा रही थी और उनके पैरों की मालिश कर रही थी। यदि उसी पीढ़ी के तियांजियाओ ने यह दृश्य देखा तो वह मौके पर ही गिर सकता है। युवा अहंकार के बीच किसके साथ ऐसा व्यवहार किया जा सकता है? प्राचीन देश की राजकुमारी ने उसकी मालिश की और महान धर्म की पवित्र महिला ने उसके पैरों को पीटा और उसे कोई शिकायत नहीं थी और उसने इसे सम्मान के रूप में लिया। अर्जुन यादव इन दिनों बहुत खुश हैं। इस वर्ष के दौरान उनकी खेती में कोई वृद्धि नहीं हुई। आखिरकार इस छोटे से बदमाश को अभ्यास करने के लिए जाने दिया, वह सीधे भाग गया और वह विशाल वांगू यादव परिवार में आसानी से नहीं मिल सका, या तो कीमिया हॉल या आर्टिफैक्ट रिफाइनिंग हॉल में जा रहा था। सामान्य परिस्थितियों में तो अर्जुन यादव उन स्थानों पर चले जाते थे जहां से उन्होंने अपना रास्ता बदला था, अन्यथा वे परेशान हो जाते थे और हंगामा मचाते थे। एक और स्थिति है, बस किसी किताब की अलमारी या कोने में जाकर सो जाओ। अंत में सभी बड़े लोग चुपचाप लेट गए और इसे अनदेखा कर दिया। क्या आपका बच्चा सिर्फ परेशानी ही पैदा करेगा? बस परेशानी पैदा करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए अब जब आप कीमिया हॉल, शिल्प हॉल, वानबाओ मंडप, झेनबाओ मंडप और पारिवारिक खजाने के घरों में प्रवेश करते हैं तो आप एक निश्चित कोने में एक बड़ा नर्म बिस्तर बिछा हुआ देख सकते हैं। हर कोई पहले से ही विचित्रता देख चुका है और वे सभी जानते हैं कि यह युवा मास्टर अर्जुन यादव के लिए तैयार किया गया था। सिस्टम यादव परिवार के लोग अभी भी नाराज हैं, लेकिन अचानक रोशनी गुप्ता को जैसे कुछ सूझा और मालिश जारी रखते हुए उसने धीरे से कहा, छोटे मालिक, थोड़ी देर में मालिक का जन्मदिन होगा। मेरे प्रभु देव सम्राट अपने कार्यों में व्यस्त हैं और स्वर्ग की शांति बनाए रखने के अलावा ये सप्ताह के दिनों में जन्मदिन नहीं है। हालांकि जब से भगवान सम्राट ने रक्त सागर के प्रतिबंधित क्षेत्र को साफ किया है, तब से जीवन के वे प्रतिबंधित क्षेत्र भी असामान्य रूप से शांत हो गए हैं, जिससे स्वर्ग में कोई अशांति नहीं हुई है। तो इन वर्षों में मेरे छोटे मालिक, आपके वंश ने भी देव सम्राट के जन्मदिन को बहुत महत्व दिया है। मुझे नहीं पता क्या छोटा मालिक कुलपति के लिए कुछ जन्मदिन का उपहार तैयार करेगा। रोशनी गुप्ता की बात सुनकर धूप का चश्मा पहने और जीवन का आनंद ले रहे अर्जुन यादव को चैन नहीं मिला। देव सम्राट का जीवन काल अनंत है, उनका ज्ञान शाश्वत है और सभी स्वर्ग एक साथ विद्यमान हैं। स्वाभाविक रूप से मनुष्यों से सीखकर एक वर्ष व्यतीत करना असंभव है। केवल जब मुख्य लाइन में कुछ भी गलत नहीं होता है और देव सम्राट स्वयं अवकाश पर होता है,
तो क्या वह इसे एक बार जिएगा? उसने अपने पिता से स्पष्ट रूप से सुना कि पिछली बार जब वह अपने जन्मदिन के दौरान अपनी मां के साथ था तो संयोगवश वह उसके पास आ गया था। अर्जुन यादव जितना अधिक इसके बारे में सोचते उतना ही अधिक कुछ गलत होता जाता। उन्होंने सोचा कि उनका जन्म उनके माता पिता के कठिन प्रयासों से हुआ है, जिन्होंने कठिनाइयां झेली और बहुत त्याग किया। अंत में वह सिर्फ एक दुर्घटना थी, लेकिन उनके पिता ने उनका जन्मदिन मनाया, एक बेटे के रूप में उन्हें यह अवश्य व्यक्त करना था। लेकिन मेरे पिता एक देव सम्राट हैं और स्वर्ग और असंख्य लोकों में लोगों की कोई कमी नहीं है। मुझे अपने लिए क्या तैयारी करनी चाहिए? आप सिस्टम से फैट हाउस हैप्पी वाटर की कुछ बोतलें भेजने के लिए नहीं कह सकते, ये बहुत अपमानजनक होगा। अर्जुन यादव ने ऐसा सोचा। अचानक यादव परिवार से एक दूत अर्जुन यादव के आंगन में आया। युवा स्वामी को सूचित करें, ये चांगकिंग दाओजोंग द्वारा आपके लिए भेजा गया निमंत्रण पत्र है, युवा स्वामी। युवा स्वामी कृपया इसे पढ़ें। जब अर्जुन यादव ने ये सुना तो पहले तो वह सीधे मना करना चाहते थे, लेकिन अचानक उन्होंने प्रतिक्रिया दे दी। यह कोई बड़ा उपहार नहीं है, ये तो सिर्फ एक निमंत्रण पत्र है। लेकिन इस वर्ष के दौरान बौद्ध धर्म और ताओवाद ने उन्हें कई साधना संसाधन और भारी उपहार भेजे हैं, लेकिन आज वे असामान्य रूप से हैं, जिसने तुरंत उनकी जिज्ञासा जगा दी। इसे लाने अर्जुन यादव ने परिपक्व होने का नाटक करते हुए कहा कि हालांकि वह अब 5 साल का हो गया है, लेकिन ये दुख की बात है कि वह अभी भी बच्चा है। लिफाफा खोलते ही उसे सुनहरे रंग का फॉन्ट दिखाई दिया। अर्जुन यादव ने आलस से उसे देखा और रोशनी गुप्ता की ओर फेंकते हुए कहा कि वह इसे खुद पढ़ ले। रोशनी गुप्ता ने उनके लिए मंत्रोच्चार किया कि उनकी दाव दुनिया में दाव चर्चा सम्मेलन आयोजित होने वाला है। यह एक भव्य आयोजन है जो दाव जगत में 1000 साल में सिर्फ एक बार होता है। दाव जगत की अमर शक्तियां अपने युवा तियांजियाओं को इसमें भाग लेने के लिए जरूर भेजेंगी, जैसे कि चांगकिंग दाओजोंग, ताइबाई दाओजोंग, यूनक्सियन दाओजोंग मूल रूप से दाव दुनिया में अमर शक्तियों से संबंधित हैं। इस भव्य आयोजन में भाग लेने वालों के लिए प्रतिस्पर्धा के तरीके अलग अलग हैं, लेकिन किसी को भी यह नहीं पता कि इसे कैसे किया जाए। इसके बजाय विभिन्न प्रतिभा प्रतियोगिताओं, ताओवाद प्रतियोगिताओं, साथ ही ताओवाद समझ आदि के माध्यम से विजेता एक रहस्यमय पुरस्कार जीत सकता है। अर्जुन यादव ने भी इसके बारे में सुना। पिछले दाव चर्चा सम्मेलन का विजेता एवरग्रीन दाव संप्रदाय प्रतीत हो रहा था। निमंत्रण कार्ड को देखते हुए अर्जुन यादव गहरी सोच में पड़ गए। उनके मुंह का कोना थोड़ा सा सिकुड़ गया, मानो उनके पास कोई और विचार हो। मुझे चिंता है कि मेरे पास कोई उपहार नहीं है। वास्तव में यही कमी है। अर्जुन यादव के होठों का कोना मुड़ गया, मानो उसे कुछ सूझा हो। वह तुरंत अपनी रॉकिंग चेयर से कूद पड़ा। अब जबकि वो सिर्फ 5 साल का है, उसका फिगर पहले से ही 6-7 साल का सा है। उसकी पुतलियां एकदम साफ हैं, चेहरा बेहद नाजुक है और उसका छोटा सा चेहरा इतना कोमल है कि कोई भी उसे चुटकी में दबा लेना चाहेगा। लिफाफा हाथ में लेते हुए उसे ध्यान से देखना और उस पर विचार करना था। ये दाव दुनिया है, एक सर्वोच्च समारोह जो 1000 वर्षों में केवल एक बार आयोजित किया जा सकता है। कई अमर शक्तियां हैं और वे अपनी युवा पीढ़ी को ताओवाद को समझने और कई प्रतिभाओं और कौशल के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए भेजती हैं। बेशक बिना किसी अपवाद के ये अमर शक्तियां दाव दुनिया से संबंधित हैं, जिसमें चांगकिंग दाओजोंग, ताइबाई दाओजोंग, यूनक्सियन दाओजोंग और कई संप्रदाय शामिल हैं। पिछला चैंपियन सदाबहार दाओ संप्रदाय का युवा अहंकार था। अंतिम विजेता को एक रहस्यमय पुरस्कार मिल सकता है और ग्रेड खराब नहीं है। ये निश्चित रूप से एक पौराणिक रामबाण है। आखिरकार ये दाव दुनिया के लिए एक भव्य दावत है और अंतिम पुरस्कार निश्चित रूप से अस्पष्ट नहीं होगा। यदि वह इसे सहजता से निपटाता तो निश्चित रूप से बौद्ध जगत उस पर हंसता और चाहता कि वह 2.5 साल तक उस पर हंसता रहे। और मैं शायद इस मौके का फायदा उठाकर प्रतियोगिता में हिस्सा लेकर मौज मस्ती कर सकूं और अपने पिता के जन्मदिन पर उन्हें एक रहस्यमयी इनाम भी दे सकूं। इस तरह मैं अपने पिता के प्रति श्रद्धा भी दिखा सकूं। अर्जुन यादव झेंग ने भी ऐसा ही सोचा, लेकिन फिर उन्होंने देखा कि निमंत्रण में एक छोटी सी पंक्ति थी। बात सिर्फ इतनी है कि फ़ॉन्ट छोटा है, इसलिए उसकी नौकरानी ने इस पर ध्यान नहीं दिया। अर्जुन यादव ने ध्यान से देखा और पाया कि उस पर कुछ छोटे अक्षर लिखे थे। अंतिम विजेता को उस अमर शक्ति के ताओवादी के रूप में चुना जा सकता है जिसका वह प्रतिनिधित्व करता है, अर्थात ताओवादी संप्रदाय का उत्तराधिकारी।
फॉन्ट्स की यह लाइन देखकर अर्जुन यादव भी सोच में पड़ गए और गहरी सोच में डूब गए। इस दाव चर्चा सम्मेलन के पुरस्कार वास्तव में आकर्षक हैं। आप न केवल रहस्यमय पुरस्कार जीत सकते हैं, बल्कि आप भाग लेने वाली सेनाओं का प्रतिनिधित्व करने वाले अपने बेटे यानी उत्तराधिकारी भी बन सकते हैं। मेरा मानना है कि अनंत अमर प्रदेश की युवा पीढ़ी में इस तरह के प्रलोभन को कोई भी अस्वीकार नहीं कर सकता। आखिरकार आप इस अवसर का लाभ उठाकर सीधे तौर पर एक अमर शक्ति के उत्तराधिकारी बन सकते हैं। भविष्य में वह अवश्य ही इस अमर शक्ति का सर्वोच्च शासक बनेगा। क्या संसाधन आसानी से उसकी ओर नहीं झुकेंगे? करोड़ों जीवों का जीवन मरण उसके हाथों में होगा। हंसते बोलते मस्तूल और खोपड़ियां मिट जाएंगी और दुनिया बिखर जाएगी। विशेष रूप से दाव दुनिया के लिए, हालांकि यह नाम की एक दुनिया है, ये वास्तव में अनगिनत अमर शक्तियों से बना है, जो अनगिनत बौद्धों से बनी बुद्ध दुनिया के विपरीत है। इसके संसाधनों की प्रचुरता अकल्पनीय है। अगर कोई युवा प्रतिभाशाली व्यक्ति अमर रूढ़िवाद का ताओवादी बन जाए तो इससे 100, 1000 या 10,000 साल की मेहनत बच जाएगी। लेकिन अर्जुन यादव अलग हैं। वे स्वयं वांगू यादव परिवार के युवा स्वामी हैं, जो स्वर्ग और दुनिया में नंबर 1 शक्ति है, और उन्हें किसी अन्य रूढ़िवादी विरासत की स्थिति की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। अन्य तियांजियाओं की तुलना में यह एक वास्तविक ड्रैगन बनने का एक उत्कृष्ट अवसर है, और आप युवा सर्वोच्च की प्रतिष्ठा हासिल करने के लिए इस अवसर का लाभ उठा सकते हैं। संपूर्ण शाश्वत अमर क्षेत्र में युवा पीढ़ी के बीच वे बात कर सकते हैं। आखिरकार किसी भी अमर शक्ति की एक लंबी और गहन विरासत होती है, और यह स्वयं स्पष्ट है कि अमर शक्ति का उत्तराधिकारी होने का क्या अर्थ है। लेकिन अर्जुन यादव के लिए यह बिल्कुल बेस्वाद है, उन्हें इसकी जरूरत नहीं है। लेकिन उसे इन सब की परवाह नहीं है। वह तो बस इस अवसर का उपयोग अपने पिता के लिए जन्मदिन का उपहार लाने के लिए करना चाहता है, और वह खेलने के लिए बाहर जा सकते हैं। ऐसा क्यों न किया जाए? पिछले 5 वर्षों में हालांकि उन्होंने वांगू यादव परिवार को पूरी तरह से नहीं खोजा है, लेकिन वह जहां तक पहुंच सकते हैं वहां तक खेलने से वास्तव में थक गए हैं, और अपने भाइयों को धमकाने के कारण वे उनसे लगभग नफरत करते हैं। वह बाहर जाकर खेलने के लिए लगातार आग्रह करता रहा, लेकिन दुर्भाग्यवश उसकी मां ने उसे कभी मौका नहीं दिया। जाओ, जाकर मेरे माता पिता को खबर दो। अर्जुन यादव जो कहते हैं वही करते हैं, कभी टालमटोल नहीं करते। वह अभी भी बाहर जाकर खेलना चाहते हैं। रोशनी गुप्ता और शालिनी मुखर्जी ने एक दूसरे की ओर देखा और वे एक दूसरे की पुतलियों में आश्चर्य देख सकती थीं। अजीब बात है, क्या आपके छोटे मालिक को लेटना और कभी अभ्यास नहीं करना पसंद है? मैंने सोचा था कि जब निमंत्रण भेजा जाएगा तो कुछ नहीं होगा और छोटे मालिक कोई जवाब नहीं देंगे, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि छोटे मालिक इतने उत्साहित होंगे। ऐसा लग रहा था कि वह इसे और सहन नहीं कर सकते। क्या ऐसा हो सकता है कि छोटे मालिक ने अपना मन बदल लिया है और वह कठिन अभ्यास करना चाहता है, महान विश्व आधिपत्य में भाग लेना चाहता है? लेकिन जब दोनों इस बारे में सोच रहे थे, तभी अर्जुन यादव अपने छोटे से ड्रैगन पर सवार हो गए और उन्होंने ड्रैगन के सींगों को दोनों हाथों से ऐसे पकड़ रखा था जैसे स्टीयरिंग व्हील पकड़ रहे हों। लिंगर, मुझे यादव परिवार के मुख्य हॉल में ले चलो और मेरे माता पिता को कुछ बताओ। जियाओलोंग ने अपनी आंखें थोड़ी ऊपर उठाईं। पिछले 5 सालों में छोटा मालिक उसे और भी सहजता से आदेश देता रहा है। पहले ये चीखने में सक्षम था, लेकिन अब यह उसके शरीर पर फैला हुआ है और ड्रैगन सींग को पकड़े हुए है, जैसे कि यह गाड़ी चलाने वाला है। लेकिन वह इसमें कोई मदद नहीं कर सकती। किसी की सवारी के रूप में ऐसा ही होना चाहिए। लंबा ड्रैगन शरीर फैला हुआ था, ड्रैगन के शल्क चमक रहे थे और ड्रैगन के पंजे अत्यंत चमकदार थे, मानो वह शून्य को काट सकता हो। पिछले 5 वर्षों में जियाओलोंग भी बहुत बढ़ गया है। रक्त के आशीर्वाद के साथ मिलकर वह बेहोश ड्रैगन शक्ति जारी की जाती है, जैसे कि यह ब्रह्मांड और तारों वाले आकाश को अभिभूत कर सकता है और ड्रैगन कबीले का अधिपति है। आकाश में उड़ते हुए ये क्षण भर में गायब हो गया। इसे नंगी आंखों से देखना कठिन था और इसकी गति बिजली से भी अधिक थी। छोटे मालिक के पीछे जाओ, अगर तुम उसे अब और नहीं देख पाए तो तुम्हें और मुझे सजा मिलेगी। रोशनी गुप्ता की आंखें चमक उठीं और उन्होंने चिंतित होकर कहा। लाल बाल नाचती हुई लौ की तरह नीचे की ओर बह रहे थे। अतीत में प्राचीन देश की प्रतिष्ठित, गुणी और शांत राजकुमारी एक बच्चे की देखभाल करने के लिए भावनात्मक रूप से बेहद अस्थिर हो गई थी।
शायद उसे यह एहसास भी नहीं था कि अर्जुन यादव के विकास के साथ उसकी भावनाएं भी लगातार बदल रही थीं। शालिनी मुखर्जी पतली टांगों, नंगे बर्फ जैसे पैरों के साथ आगे बढ़ीं, उनके रास्ते में हर कदम पर कमल खिल रहे थे, उनके पूरे शरीर से एक पवित्र और पारलौकिक आभा निकल रही थी, वह सांसारिकता से बाहर थीं, एक गर्वित देवी की तरह। दोनों झंडे बन गए और तेजी से अर्जुन यादव के पीछे चल पड़े। हम इस छोटे पूर्वज को यूं ही नहीं भटकने दे सकते। ये कहना पड़ेगा कि यादव परिवार का घर सचमुच बहुत बड़ा है, एक विशाल छोटी सी दुनिया की तरह, जहां ऊपर देखने पर आपको अनगिनत तारे चमकते हुए दिखाई देंगे। यहां तक कि अर्जुन यादव अपने स्वयं के विशेष शाही शहर से यादव परिवार के मुख्य हॉल में आना चाहता था। उसे संबंधित टेलीपोर्टेशन सर्कल को खोजने और फिर यात्रा करने की आवश्यकता थी। अन्यथा जिस गति से उन्होंने और शियाओलोंग ने अकेले अंतरिक्ष को पार किया, उसके आधार पर यह पता नहीं चल पाता कि यहां तक आने में कितना समय लगेगा। जब वह मुख्य हॉल के बाहर आया तो मुख्य हॉल के गार्डों ने उसकी उपेक्षा की। ये छोटा पूर्वज, जिसका दर्जा एक परिवार के बराबर है, बिना किसी निशान के आता जाता रहता है और कहीं नहीं जा सकता। यदि देव सम्राट का प्रतिबंध न होता तो ये छोटा पूर्वज संभवतः पैतृक भूमि में प्रवेश कर जाता और उन ताबूतों में रखी पुरानी चीजों को नुकसान पहुंचा देता। अर्जुन यादव जरा भी नहीं हिचकिचाया और अपने बछड़े के साथ मुख्य हॉल से बाहर निकल गया। बहते हुए रनों और विशाल द्वार को देखकर अर्जुन यादव ने अपना मांसल छोटा सा हाथ बढ़ाकर उसे दूर धकेल दिया। यदि यह घटना पहले हुई होती तो मुख्य हॉल के गार्ड हैरान रह जाते। ये तो बस कुछ ही साल का बच्चा है, लेकिन इसमें अलौकिक शक्ति है। गेट बंद करना दो गार्डों का विशेष कार्य है। आमतौर पर वे महान अहंकारी या बुजुर्ग दरवाजा खोलने की भी जहमत नहीं उठाते, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि दरवाज़ा आसानी से खोला जा सकता है। कुछ साल के बच्चों के लिए पूरी ताकत लगाकर भी दरवाज़ा खोलना मुश्किल होता है, लेकिन अर्जुन यादव बेहद शांत थे। अब मुझे इसकी आदत हो गई है। ये छोटा पूर्वज शाश्वत भौतिक शरीरों की सूची में प्रथम है और इस वर्ष के समय में भौतिक शरीर की शक्ति बहुत बढ़ गई है। आज की शारीरिक शक्ति के साथ एक मुक्का 350 मिलियन कैटी तक पहुंच सकता है। दरवाज़ा धक्का देकर खोलने में कोई आश्चर्य की बात नहीं है। पिताजी, आह बाह, मेरे स्वामी पिता। मुख्य हॉल में प्रवेश करने के बाद अर्जुन यादव अपनी पिंडलियों को दौड़ाते हुए जोर से चिल्लाया। बात बस इतनी सी है कि शुरुआत में इसे जब्त कर लिया गया था और मैंने सीधे पिताजी को फ़ोन किया। इससे उसे अपने पिछले जीवन में अक्सर सुना गया एक वाक्य भी याद आ गया, एक और बात। महाराज, मेरा बच्चा मुझे श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ आया है। ये देखकर कि वह दैवीय रूप से चमकता हुआ हॉल वास्तव में खाली था, अर्जुन यादव ने संकोचपूर्वक पुकारा। जहाँ तक वह जानता है, देव सम्राट के पिता और पवित्र गुरु की माँ सप्ताह के दिनों में बहुत व्यस्त रहते हैं, लेकिन परिवार के महत्वपूर्ण कार्य आमतौर पर एक छाप छोड़ते हैं। इस हॉल में वे विभिन्न मामलों से निपटने के लिए उपयोग किए जाते हैं और यह निशान व्यक्ति के वास्तविक प्रक्षेपण के बराबर है, जो ऑन्कोलॉजी से जुड़ा है। निश्चित रूप से अर्जुन यादव के 2 बार फोन करने के बाद ऐसा लगता है जैसे उसने अपने ही बेटे की आवाज़ सुनी हो। हॉल के ऊंचे आसन पर एक ही समय में 2 निशान उभरे, आध्यात्मिक शक्ति को संघनित करते हुए। कानून अशांत है और शक्ति असाधारण है। ये तो बस एक निशान है। एक व्यक्ति सफ़ेद कपड़े पहने हुए है, ठाठ और सुरुचिपूर्ण दुनिया में एक परी की तरह बाहर तैर रहा है, दुनिया पर गर्व करता है। उन तेज आंखें बेतरतीब ढंग से चमकती हैं। एक विशाल गड़गड़ाहट है, जैसे कि दुनिया को नष्ट करने के लिए। उसी समय उसके चारों ओर अराजकता का वातावरण छाया रहा, जिससे वह और भी पवित्र हो गया। यदि कहीं बलिदान की ध्वनि हो रही है तो ऐसा प्रतीत होता है कि सभी जीवों की ओर से पूजा हो रही है। यह उनके देव सम्राट पिता थे। इतना ही नहीं, बल्कि उसके बगल में एक निशान भी है, एक फीनिक्स पोशाक पहने हुए, एक गरिमा में उपस्थिति के साथ, लेकिन उसका चेहरा अद्वितीय है। उसकी त्वचा बर्फ सफ़ेद है और उसके पैर पतले हैं, एक लड़की की तरह। लेकिन भौहों के बीच एक प्रकार की दबंग भावना है जो अनुपस्थित प्रतीत होती है। हमेशा सब कुछ दबाती है, आम लोगों के प्रति उदासीन रहती है और हर चीज पर ध्यान नहीं देती है। यह अनंत के पवित्र भगवान हैं। पिछले वर्ष उसने अपने माता पिता को बहुत कम देखा था, लेकिन अब जब उसने उन्हें फिर से देखा तो अर्जुन यादव दौड़कर सीधे अपनी मां की बाहों में जा गिरा।
अरे अरे माँ, अर्जुन यादव ने अपना छोटा सा चेहरा लता यादव के चेहरे से रगड़ा और दोनों बहुत करीब आ गए। अच्छा बेटा, आज अपने माता पिता से मिलने आया हूँ, क्या बात है? लता यादव ने यह भी स्पष्ट किया है कि उनके बच्चे का चरित्र अत्यंत जीवंत है। वह दुनिया का एक स्थिर छोटा शैतान है और वह आमतौर पर शरारती है। उसे अभ्यास करने दो, लेकिन वह गायब हो गया। कोई भी उसके बारे में कुछ नहीं कर सकता। वह आज भी इतना सक्रिय है और वह अभी भी उन दोनों के बारे में सोचता है, निश्चित रूप से कुछ मांगने लायक है। इस बच्चे को मत देखो जो अभी केवल 5 साल का है। उसके पास बहुत सारे विचार हैं और वह एक अनुभवी भिक्षु से बहुत अलग नहीं है जो कई जन्मों तक जीवित रहा है। अरे माँ, इतना सीधा मत बनो। अगर वह ठीक है तो क्या बच्चा अपने साथी से मिलने नहीं आ सकता? अर्जुन यादव ने बुदबुदाते हुए कहा। वह थोड़ा दुखी लग रहा था और उसका मूड उसके चेहरे पर साफ दिख रहा था। ऐसा लग रहा है जैसे कह रहा हो, आओ और बच्चे को मनाओ, बच्चा खुश नहीं है। लता यादव ने उस मांसल गाल को चूमा। विक्रम यादव ईर्ष्या से आंखें झपका रहा था, मानो वह भी अपने बच्चे के साथ अंतरंग होना चाहता हो। पिताजी, मुझे गले लगाओ, अर्जुन यादव ने अपनी बाहें फैलाईं और बचकानी आवाज में कहा। लेकिन विक्रम यादव इतना खुश था कि उसने जल्दी से हाथ बढ़ाकर उसे गले लगा लिया। तियान एर बहुत अच्छा है। अर्जुन यादव ने आंखें घुमाईं। समय परिपक्व हो गया है, ऐसा लगभग लगता है। फिर उसने धीरे से कहा, पिताजी, माताजी, बच्चा बाहर खेलने जाना चाहता है। ये लता यादव परिवार का बच्चा 5 साल से खेल रहा है, बहुत बोरिंग है। अर्जुन यादव बहुत दुखी होकर बुदबुदाया। बेशक, यह असली है या नकली, मुझे नहीं पता। सिस्टम, अगला ऑस्कर सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरस्कार, मैं इसे आपके बिना नहीं देखूंगा। अर्जुन यादव कई ने सिस्टम को नजरअंदाज कर दिया और क्यूट बनने का नाटक जारी रखा। विक्रम यादव और लता यादव ने एक दूसरे की तरफ देखा। अच्छा आदमी है, वे यहाँ उनका इंतजार कर रहे थे। दोनों बस मना करना चाहते थे। आखिर अर्जुन यादव अभी जवान है और बाहर की दुनिया कितनी खतरनाक है। अगर कोई दुर्घटना हुई तो पूरे अनंत अमर क्षेत्र को तहस नहस कर देंगे। लेकिन इस समय अर्जुन यादव ने फिर कहा, चिंता मत करो पिता और माता, बच्चा तैयार है, इसलिए मैं आगामी ताओ चर्चा सम्मेलन देखने के लिए ताओवादी दुनिया में जाऊंगा। चिंता मत करो, लड़का कभी परेशानी पैदा नहीं करेगा और निश्चित रूप से एक मूक दर्शक बना रहेगा। अर्जुन यादव ने विक्रम यादव की बाहों को रगड़ते हुए मुस्कुराते हुए कहा। ये सुनकर विक्रम यादव गहरी सोच में पड़ गए। जाहिर है, उन्होंने यह उम्मीद नहीं की थी कि उनका बच्चा खेलने के लिए बाहर जाने का मार्ग भी तय करेगा, और यहाँ तक कि गंतव्य भी बहुत स्पष्ट था, जो कि दाव चर्चा सम्मेलन में जाना था। उनमें से कुछ रहस्य ऐसे भी होंगे जो वह भी नहीं जानता। लेकिन मेरा अपना बेटा, क्या वह अब भी उसे मूर्ख बना सकता है? और क्या दाव चर्चा सम्मेलन में ये सभी दलों से अमर दाव संप्रदाय था, जो प्रतिभा, कौशल और ताओवाद धारणा आदि की प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए अपने स्वयं के युवा तियांजियाओ को लेकर आए थे। वास्तव में तियांजियाओ की लड़ाई का कोई समान हिस्सा नहीं था। अगर उसका अपना बच्चा वहां जाता है तो उसे सचमुच कोई डर नहीं होगा। अगर वह प्रतियोगिता में जाना भी चाहे तो भी हो सकता है कि वह इसके लिए योग्य न हो। आखिरकार वह दाव जगत से तो नहीं है। लेकिन विक्रम यादव को यह नहीं पता था कि उसके सभी बच्चों को चांद किंग दाओजोंग ने आमंत्रित किया था। दूसरी ओर ताओ दुनिया और वांगू यादव परिवार में विभिन्न अमर शक्तियों के बीच संबंध खराब नहीं है और अपने बच्चों पर हमला करने की कोई आवश्यकता नहीं है। विक्रम यादव ने बहुत सोचा और विचार किया। पिताजी, आप उससे सहमत थे? अर्जुन यादव ने दयनीय स्वर में कहा। ऐसा लग रहा था कि जब तक विक्रम यादव नहीं मानेंगे तब तक वह वहीं रोते रहेंगे। ठीक है, मैं सचमुच तुम्हारे बारे में कुछ नहीं कर सकता, विक्रम यादव ने व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ कहा और अर्जुन यादव की नाक को अपने हाथ से रगड़ दिया। उसे उससे बहुत लगाव था। पति, मुझे डर है कि इसमें कुछ गड़बड़ है। यद्यपि अर्जुन यादव की चुलबुली और क्यूटनेस बहुत प्रभावी है, यहाँ तक कि लता यादव भी इसका विरोध नहीं कर सकती हैं, लेकिन तर्कसंगत दृष्टिकोण से उन्हें अर्जुन यादव की सुरक्षा के बारे में चिंता करनी होगी। ये ठीक है, देव सम्राट का प्रतिष्ठित पुत्र अपने हर काम में कब डरपोक होगा, विक्रम यादव ने दबंगई से कहा। इस समय वह एक ईमानदार पिता की तरह हैं, लेकिन जो कोई भी अपने बच्चों के साथ कुछ भी करने की हिम्मत करता है, वह स्वर्ग और पृथ्वी के बीच दफन हो जाएगा।
और उनके अनुमान के अनुसार शाश्वत अमर क्षेत्र में लाखों में एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो अपने बेटे के लिए प्रतिकूल विचार रखने का साहस कर सके। आखिर रक्त सागर निषिद्ध क्षेत्र के दर्दनाक सबक और 3 अमर शक्तियों के विनाश की पीड़ा आज भी मेरे मन में ताज़ा है और शाश्वत अमर लोक में फैली हुई है। कोई भी यादव परिवार को भड़काने की हिम्मत नहीं करता। हाँ, पिताजी बहुत सुंदर हैं। पिताजी सबसे अच्छे हैं। अर्जुन यादव ने अपने पिता के चेहरे को गले लगाया, उसे सीधे चूमा और मुस्कुराते हुए कहा। विक्रम यादव ने अचानक महसूस किया, उसके चेहरे पर अनिश्चितता थी। यह अच्छा बेटा लोगों को मनाने में बहुत अच्छा है, उसके लिए अच्छा है। पहले दूसरे बुजुर्ग राजेश यादव को अपने साथ ले चलो। वह भी एक महान साधु हैं जिन्होंने अनगिनत युद्ध लड़े हैं। हम निश्चिंत हो सकते हैं कि वह आपकी रक्षा करेंगे। लता यादव ने अचानक कहा। सुरक्षा के लिए बेहतर होगा कि दूसरे बुजुर्ग को व्यक्तिगत रूप से उनकी सुरक्षा के लिए भेज दिया जाए। जैसा कि कहावत है, 10,000 से मत डरो, बस मामले में। ठीक है, जब तक मैं बाहर जाकर खेल सकता हूँ। अर्जुन यादव इतना खुश था कि उड़कर ऊपर जाना चाहता था। उसने अपने माँ बाप को एक चुंबन दिया और फिर खुशी खुशी हॉल से बाहर निकल गया। उसे एक दिन में ही तैयारी करके निकलना था। विक्रम यादव ने जाते हुए अर्जुन यादव की ओर देखा, व्यंग्यपूर्वक मुस्कुराए और अपना सिर हिलाया। ये बच्चा सचमुच बहुत शोर मचा सकता है, यहाँ तक कि जब वह छोटा था तब से भी ज्यादा। लेकिन एक पल में उसे फिर से लगा कि कुछ गड़बड़ है। हॉल में आने के बाद से बच्ची पहले तो नखरेबाजी और प्यारी हरकतें कर रही थी और फिर हर जगह दयनीय ढंग से भीख मांग रही थी। क्या आप पीयूए हैं? आप इतनी आसानी से अनुरोध पर सहमत होने में इतने खुश क्यों हैं? अगले दिन सुबह की पहली किरण पूर्व दिशा से उठी और पृथ्वी को प्रकाशित किया, जो अत्यंत पवित्र थी। ये लता यादव ही के परिवार के भीतर यिन और यांग का चक्र है। हालांकि यह ज्यादातर लोगों के लिए बेकार है, क्योंकि वे सभी अपना समय साधना में बिताते हैं और कई यादव परिवार के शिष्य भी हैं जो इस समय विलो वृक्ष के नीचे हैं, सुबह के सार को अवशोषित कर रहे हैं। इसका उपयोग अपने शरीर को संयमित करने, खुद को मजबूत करने और आगे बढ़ने के लिए कर रहे हैं। यादव परिवार के कुछ शिष्य भी हैं जो पशु वशीकरण मंडप में भयंकर जानवरों से लड़ रहे हैं, ताकि उनकी शारीरिक शक्ति और वास्तविक युद्ध अनुभव में सुधार हो सके। अपने शाही शहर में अर्जुन यादव पहले से ही तैयार था, अपने छोटे हाथों को रगड़ रहा था, इसका इंतजार कर रहा था। उसकी आंखों में चमक थी, आखिरकार वह पहली बार बाहरी दुनिया में जा रहा था। अगर पहली बार है तो स्वाभाविक रूप से दूसरी बार भी होगा। अगर इस बार प्रदर्शन अच्छा रहा तो शायद मेरे माता पिता मुझे अगली बार बाहर जाने देंगे। और इस दाव चर्चा सम्मेलन का उसका मुख्य उद्देश्य दाव चर्चा सम्मेलन का चैंपियन जीतना है, ताकि एक रहस्यमय पुरस्कार प्राप्त किया जा सके, जिसका उपयोग कुछ समय बाद अपने पिता के जन्मदिन पर उनके लिए जन्मदिन के उपहार के रूप में किया जा सके। बेशक ऐसी बातें उसके पिता को कभी पता नहीं चलनी चाहिए, अन्यथा इसे आश्चर्य कैसे कहा जा सकता है? इसे घुड़सवारी आश्चर्य कैसे कहा जा सकता है? टोंग जी, समझाओ, आश्चर्य क्या है? घोड़े पर आश्चर्य क्या है? सिस्टम, आश्चर्य की बात यह है कि इस बार मैं दाव चर्चा सम्मेलन में गया, सीधे चैंपियनशिप जीती, रहस्यमय पुरस्कार जीता और देव सम्राट को बधाई दी। अर्जुन यादव, ओह, यही तो सरप्राइज है जो मैं चाहता हूँ। टोंग जी, ऐसा माना जा सकता है कि आप भी मेरे साथ इसके बारे में सोच रहे हैं। सिस्टम से बात करने के बाद अर्जुन यादव इसके लिए उत्सुक दिखे। उसी समय शाही शहर के ऊपर हवा में एक शानदार महल उभरा और एक पवित्र वृक्ष भी था, जो मंडप पर दिव्य वैभव छिड़क रहा था, जो अतुलनीय रूप से पवित्र था, जिससे लोगों को अवशोषित करने के लिए एवेन्यू की शक्ति जारी हो गई। अर्जुन यादव इसे देखकर बहुत उत्साहित थे और उनके पीछे खड़ी 2 छोटी नौकरानियां असहाय दिख रही थीं। उनका छोटा मालिक इतना उछल कूद करने में सक्षम है कि उन्हें बाहर जाकर खेलने में कितना समय लगेगा। ऐसा लगता है कि मैं अभी भी ताओवादी दुनिया में ताओ चर्चा सम्मेलन देखने जाता हूँ। मुझे वांगू यादव परिवार की ऊर्जा का भी लोहा मानना होगा। आमतौर पर दाव जगत की अमर शक्तियां ही ऐसे भव्य आयोजनों में भाग ले सकती हैं, लेकिन अर्जुन यादव अपनी इच्छा से वहां जा सकते हैं। अरे नमस्ते, बहुत समय हो गया युवा मास्टर। अर्जुन यादव के बगल में एक आकृति भी प्रकट हुई और उसने सीधे अर्जुन यादव को अपनी बाहों में जकड़ लिया, उसे कसकर गले लगा लिया, पूरी तरह से भूल गया कि अर्जुन यादव केवल 5 साल का बच्चा था। दूसरे बुजुर्ग
शांत हो जाओ, मैं अब सांस नहीं ले सकता। अर्जुन यादव ने 2 बार खांसी की और दूसरे बुजुर्ग ने महसूस किया कि वह ताकत को समझ नहीं पा रहा है, इसलिए उसने जल्दी से खांसी छोड़ दी और माफी मांगते हुए मुस्कुराया। जो व्यक्ति आया वह दूसरा एल्डर था, जिसने काले वस्त्र पहने हुए थे, सभी दिशाओं को देख रहे थे, अत्यंत शक्तिशाली थे, युद्ध के देवता की तरह। बाघ की आंखें खुली हुई थीं, लुभावनी और डरावनी थीं। राजेश यादव जब जवान थे तो उनका शरीर बहुत ही रौबदार था। हालांकि अब वो बूढ़े हो गए हैं, लेकिन बरसों की मेहनत के बाद उनकी आभा और भी बेमिसाल है। विशेषकर दाहिने गाल के नीचे का निशान और भी भयावह है। अफवाहें। राजेश यादव की रौद्र प्रतिष्ठा बच्चों को रात में रोने से रोकने के लिए पर्याप्त है। लेकिन कई बार संपर्क करने के बाद अर्जुन यादव को पता चला कि इस दूसरे बुजुर्ग का मुंह बहुत तेज और दिल बहुत कठोर था। वह देखने में बेहद शक्तिशाली और भयंकर लगता था, लेकिन असल में वह दूसरों के साथ दोस्ताना व्यवहार रखता था। लेकिन अर्जुन यादव को यह नहीं पता था कि केवल उसके सामने ही दूसरा बुजुर्ग मित्रवत और मिलनसार होगा। यहाँ तक कि अपने ही वंश के त्याज्याओं के लिए भी वे अत्यंत सख्त हैं, उन्हें दिन भर कोड़ों से मारते हैं, उनकी साधना को प्रशिक्षित करने और सुधारने के लिए उनके पीछे भागते हैं। जहाँ तक दुश्मनों की बात है तो ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं है। वे निर्दयी और गरजने वाले हैं और उन्हें चीर फाड़ कर कबाब में बदलने के लिए बेताब हैं। लेकिन सभी स्वर्ग और असंख्य जातियां जिन्होंने उस समय राजेश यादव के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी, वे इस जीवन में फिर से इस दुष्ट देवता से नहीं मिलना चाहते हैं। राजसी वज्र दानव वानर सर्वोच्च दिव्य शक्ति रखता है और आकाश के सभी भयंकर जानवरों के बीच वह अत्याचारी और प्रभुत्वशाली है। अंत में जब वे राजेश यादव से मिले तो गड़गड़ाहट हुई, तारों वाला आकाश फट गया और वज्र दानव वानर सीधे बिजली के झटके वाला लंगूर बन गया। चलो चलें, समय खत्म हो रहा है। आपने जो कहा उसके अनुसार युवा गुरु सदाबहार दाव संप्रदाय को हमारा स्वागत करना चाहिए। राजेश यादव का शरीर मजबूत है, उन्होंने हंसते हुए सीधे अर्जुन यादव को गले लगा लिया। वह युवा मालिक से बहुत प्यार करता है, युवा मालिक के साथ अपने पोते जैसा व्यवहार करता है, कोई अंतर नहीं। रोशनी गुप्ता और शालिनी मुखर्जी ने भी उनका अनुसरण किया, जल्दी से उनका पीछा किया, झंडे में बदल गईं और पतली टांगों और सफेद पैरों के साथ हवा में चलते हुए तेजी से मंडप की ओर उड़ गईं। दोनों महिलाएं अधिक चुस्त हैं, उनके शरीर अधिक भरे हुए हैं तथा उनकी रेखाएं भी स्पष्ट दिखाई देती हैं। और यह मंडप कोई साधारण चीज नहीं है, बल्कि एक प्राचीन नाव है जो अंतरिक्ष में छलांग लगा सकती है। वांगू यादव परिवार और विभिन्न दाव डोमेन के बीच टेलीपोर्टेशन सरणी के साथ मिलकर ये सुनिश्चित कर सकती है कि यह अत्यधिक गति के तहत जल्दी से दाव दुनिया तक पहुंच सकती है। चला जाना, राजेश यादव जोर से चिल्लाया और प्राचीन अंतरिक्ष यान तुरंत जवाब दिया, अंतरिक्ष में कूद गया और एक पल में लता यादव के घर के आकाश पर गायब हो गया। इसी समय कई अमर शक्तियां, ताओवादी संप्रदाय हैं और कुछ बुजुर्ग अपने युवा त्याज्याओं के साथ किंगटियन दाव डोमेन में पहुंचे। इस आयोजन का स्थान दाव दुनिया की कई अमर शक्तियों द्वारा सर्वसम्मति से किंगटियन दाव डोमेन में निर्धारित किया गया था। ऐसे समृद्ध युग का स्वाभाविक ज्ञान अन्य शक्तियों को भी है, किंतु ये दुख की बात है कि वे इसे अपनी आंखों से देखने नहीं जा सकते। यदि वे जा भी पाते तो वे केवल पवित्र भूमि परिवार में महत्वपूर्ण स्थान रखने वाले कुछ गणमान्य व्यक्ति ही होते। आखिरकार ये दाव दुनिया का आंतरिक मामला है। जहां तक बौद्ध जगत के लोगों का सवाल है तो इसके बारे में सोचिए भी नहीं। मुझे धुंधला धुंधला याद है कि किंगटियन दाव क्षेत्र के बाहर एक पत्थर की पट्टिका है जिस पर स्पष्ट लिखावट है, अज्ञानी जानवरों और बौद्ध दुनिया के लोगों को प्रवेश की अनुमति नहीं है। और इस दृश्य ने बिना किसी दुर्घटना के बौद्ध जगत के लोगों को सीधे तौर पर क्रोधित कर दिया। बौद्ध जगत में कुछ अमर शक्तियों ने भी गुप्त रूप से मन बना लिया है। जब बौद्ध जगत में उनकी भी ऐसी गतिविधियां होंगी तो वे निश्चित रूप से दूसरा रास्ता अपनाएंगे और उसे दूसरे शरीर में वापस कर देंगे। देखो वह क्या है। भिक्षु के विस्मयादिबोधक के साथ किंगटियन दाव क्षेत्र के भिक्षुओं ने तुरंत देखा कि ध्वनि के जवाब में अनगिनत अंतरिक्ष यान आ रहे थे जो सीधे ज्वारीय समुद्र की तरह आकाश को ढक रहे थे। ये बहुत भयानक है, मानो एक बड़ी सेना भूमि पर छा रही हो और काले बादल शहर पर छा रहे हों। दाव डोमेन एक ब्रह्मांड की तरह है, ये कितना विशाल है। जहां तक किंगटियन दाव यू का सवाल है, जो अत्यंत विशाल है और जिसे कई अमर शक्तियां चुरा सकती हैं,
ये सर्वसम्मति से मान्यता प्राप्त है कि इसे दाओ चर्चा सम्मेलन के लिए स्थल के रूप में चुना गया है, जो स्वाभाविक रूप से असाधारण है। यह क्षेत्र विशाल और असीम है, और वह स्थान जहां दाओ चर्चा सम्मेलन आयोजित किया जाएगा, वह भी केंद्र में है। अनेक अमर शक्तियों ने भी विशेष रूप से एक ऊंचा मंच बनाया है, जो अत्यंत विशाल है, और स्वर्ग के चारों स्तंभ मानो आकाश और पृथ्वी से जुड़े हुए हैं, एक दिव्य प्रकाश बिखेरते हैं। इससे ये देखा जा सकता है कि यह भी असाधारण कीमती जैद से बना है। और किंगटियन दाओ यू के ऊपर स्थानीय अमर शक्ति, यानी किंगटियन पवित्र भूमि, का एक गहरा आधार और शक्तिशाली ताकत है, जिसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है। किंगटियन के पवित्र भगवान एक पीढ़ी के नायक हैं, और उनकी ताकत इतनी मजबूत है कि किंगटियन की पवित्र भूमि को भी अमर शक्तियों में गिना जा सकता है। इसके अलावा समकालीन विनीत चौहान, जिनके पास एक अनमोल शरीर और आकाश के विरुद्ध योग्यता है, ने सभी प्रकार की ताओवाद की शिक्षा ली है और उनमें निपुणता प्राप्त की है। अपनी युवा पीढ़ी के बीच उनकी बड़ी प्रतिष्ठा है और उन्हें आकाश और पृथ्वी पर गर्व है। उन्होंने सोचा कि यदि उन्हें समय दिया गया तो वे उन शीर्षस्थ अद्वितीय प्रतिभाओं को पीछे छोड़ देंगे। देखो, ये सदाबहार दाओ संप्रदाय है। ये सही है, दाओ चर्चा सम्मेलन का अंतिम विजेता संप्रदाय। मुझे नहीं पता कि यह इस सत्र में कैसा प्रदर्शन करेगा। यह अफवाह है कि सदाबहार दाओ संप्रदाय के अनिरुद्ध चतुर्वेदी यूनियो 3 साल बाद लौटे हैं, और उनकी ताकत अतुलनीय रूप से दबंग है। और हाल ही में वांगू यादव परिवार में उन्हें तुरंत ताओवाद का एहसास करने का मौका मिला और उन्होंने 9 दिन की छलांग लगाई। अगर अनिरुद्ध चतुर्वेदी इस दाओ चर्चा सम्मेलन में भाग लेते हैं, तो मुझे नहीं पता कि उनका प्रदर्शन कितना शानदार होगा। ओह, यह जरूरी नहीं है। दाओ चर्चा सम्मेलन युद्ध शक्ति के लिए नहीं, बल्कि ताओवाद की धारणा के साथ साथ कीमिया, हथियार शोधन और एपिफनी के लिए प्रतिस्पर्धा करता है। चांग किंग दाओ बॉडी के स्वामी अनिरुद्ध चतुर्वेदी वास्तव में शक्तिशाली और प्रतिभाशाली हैं, लेकिन रसायन विद्या, हथियार शोधन और ताओवाद की समझ के मामले में वे अन्य तियांजियाओं के साथ तुलना करने में सक्षम नहीं हो सकते हैं। हर कोई आकाश में आते विशाल अंतरिक्ष यान को देखकर चर्चा कर रहा था। निस्संदेह, नाव के धनुष पर एक तियांजियाओ है जो काले वस्त्र पहने हुए है, जिसका चेहरा जैड के मुकुट जैसा है, और एक पतला आंकड़ा है जो यिन और यांग से घिरा हुआ है। दूर से ही आप इसकी असाधारणता देख सकते हैं। जो व्यक्ति आया था उसका नाम अनिरुद्ध चतुर्वेदी था। ये सिर्फ इतना है कि अमर बल का एक पक्ष केवल तियांजियाओ के एक बच्चे को दाओ चर्चा सम्मेलन में भाग लेने के लिए भेज सकता है। अनिरुद्ध चतुर्वेदी को अच्छी तरह पता था कि यह निमंत्रण उन्होंने ही भेजा था। मुझे आशा है कि 5 वर्षीय बालक अर्जुन यादव चांग किंग दाओ संप्रदाय में उनकी जगह लेने आ सकेगा और दाओ चर्चा सम्मेलन में भाग ले सकेगा। एक और, ये जन्मजात दाओ भ्रूण के साथ दोस्ती करने के लिए है जिस पर वह विश्वास करता है। दूसरी ओर, अर्जुन यादव की विभिन्न प्रतिभाओं पर भरोसा करते हुए, साथ ही साथ उसकी योग्यता जो अतीत और वर्तमान में अभिमानी है, वह निश्चित रूप से शीर्ष स्थान जीत सकता है और नेता का प्रभार ले सकता है। और सदाबहार दाओ संप्रदाय के उच्च स्तर ने वही निर्देश दिए। आखिरकार, यदि आप इस दाओ चर्चा सम्मेलन के चैंपियन बन सकते हैं, तो आप अपनी स्वयं की अमर शक्ति प्राप्त करने की योग्यता प्राप्त कर सकते हैं। जब समय आएगा, अर्जुन यादव उचित रूप से उनके सदाबहार दाओ संप्रदाय के भविष्य के दाओजी बन जाएंगे। एवरग्रीन ताओइस्ट संप्रदाय के वरिष्ठ पदाधिकारी भी अपना भविष्य सीधे तौर पर अर्जुन यादव से जोड़कर दांव लगा रहे हैं। आखिर, आज का सदाबहार ताओ संप्रदाय भी बाहर से तो मजबूत है, लेकिन बीच में सक्षम है। ताओ जगत में उसका अपना स्थान दिखता है, लेकिन असल में वह खतरों, आंतरिक और बाहरी परेशानियों से भरा है। सदाबहार दाओ संप्रदाय का आधार बहुत गहरा है और इसकी विरासत भी लंबी है, लेकिन अब यह अधिकाधिक पतनशील होता जा रहा है। एक बार एक प्राचीन अवशेष को छीनने के लिए देवाश्रम के साथ पवित्र भूमि युद्ध हुआ, और अंत में उन्हें भारी कीमत चुकानी पड़ी, और यह केवल एक ड्रॉ था। देवाश्रम भी एक शक्तिशाली अमर शक्ति है, लेकिन चांग किंग दाओजों की तुलना में ये बहुत पीछे है। यहाँ तक कि बाहरी दुनिया को भी उम्मीद नहीं थी कि यह लड़ाई बराबरी पर समाप्त होगी। इसके अलावा समकालीन युवा पीढ़ी के बीच प्रतिभाएं भी मुरझा गई हैं, और केवल एक चांग किंग ताओवादी ही मुखौटे का समर्थन करने के लिए सामने आ सकता है, और बाकी तियांजियाओ थोड़ा नीच हैं। ये कहा जा सकता है कि अर्जुन यादव से बंधने के बाद सदाबहार दाओ संप्रदाय का भविष्य गुप्त रूप से वांगू यादव परिवार से जुड़ा हुआ है।
सदाबहार दाओ संप्रदाय निश्चित रूप से संरक्षित होगा और इसका भविष्य का विकास और भी अधिक शक्तिशाली होगा। इस तरह के अबेकस के साथ ये वास्तव में जोरदार था। ये देवाश्रम है, क्या वे इस भव्य आयोजन में भाग लेने आए हैं? तस्क तस्क तस्क, देखने लायक अच्छा शो है। देवाश्रम और चांग किंग दाओजोंग के बीच रिश्ते ठंडे पड़ गए हैं और अब वे फिर से प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। खरबूजे खाने के लिए तैयार हो जाओ। लेकिन हजारों साल पहले दाओ विचार विमर्श सम्मेलन में देवाश्रम का पूरी तरह से दुरुपयोग किया गया था। मुझे नहीं पता कि इस बार यह स्थिति बदल पाएगी या नहीं। वह वरुण राठौर है ना? डू झान के पवित्र शरीर के साथ अद्वितीय अहंकार, किंवदंती के अनुसार उनकी युद्ध शक्ति अनिरुद्ध चतुर्वेदी से कम नहीं है। एक विशाल अंतरिक्ष यान ने उस शून्य को चीर दिया, एक प्राचीन और शक्तिशाली दबाव का उत्सर्जन करते हुए, मानो उस पर हमला हो रहा हो। कुछ युवा छात्रों ने इस दबाव को महसूस किया, उनके दिल कांप उठे और वे शांत नहीं हो सके। और ऐसा प्रतीत होता है कि ये दबाव विशेष रूप से उन पर लक्षित नहीं है। ये सदाबहार दाओ संप्रदाय के युद्धपोत पर लक्षित है। चेहरे पर आने वाली जबरदस्ती के सामने अंतरिक्ष विकृत हो जाएगा, लेकिन चांग किंग दाओजोंग अंतरिक्ष यान पर एक बुजुर्ग ने अपनी आस्तीन लहराए और सीधे इसे हल कर दिया। हंफ। चांग किंग ताओवादी संप्रदाय के नेता ने ठंडी सांस ली और आकाश का दबाव समुद्र की लहरों की तरह बह गया, जिसने शून्य को ढक लिया। ये देवाश्रम बहुत बदमाश है। जाहिर है कि वह सिंहासन लेने के लिए अपने चांग किंग दाओजोंग पर कदम रखना चाहता है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं एक बड़े अवसर पर चांग किंग दाओजोंग की महिमा को सीधे चुनौती दूंगा। उन्होंने तो उन पर ध्यान ही नहीं दिया। देवाश्रम का नेता बहुत मजाकिया था, उसकी अभिव्यक्ति हल्की थी, मानो वह मजाक कर रहा हो। दाहिना हाथ हल्का सा बाहर निकला और आध्यात्मिक शक्ति स्टील के चाकू की तरह भड़क उठी। दोनों ऊर्जाएं आपस में टकराईं और आकाश उलट गया। जैसे ही आकाश से धुआं छंटा, दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा। उनकी आंखों में चिंगारियां और बिजली चमक रही थी, मानो वे लड़ने से खुद को रोक नहीं पा रहे थे। लेकिन वास्तव में दोनों में से किसी ने कुछ नहीं किया। इस समय दाओ जगत में एक भव्य आयोजन है और बकवास की बिल्कुल भी अनुमति नहीं है। मैंने पहले जो कहा वह एक निश्चित सीमा तक प्रलोभन के बराबर है। और दाओजी चांग किंग और शेंगजी डूटियन, जो नेता के पीछे थे, एक दूसरे को देखने लगे। उसकी पुतलियां बिजली की तरह ठंडी थीं, जिनमें चिंगारियां टिमटिमा रही थीं। विशेष रूप से शेंगजी डूटियन, जो बेहद घमंडी, अभिमानी और दबंग था, मानो वह डूटियन झांडी में युद्ध का देवता हो, गर्व से एक ही स्थान पर खड़ा, सभी दिशाओं को घूर रहा था। उसकी आंखों में रेत के एक कण के लिए भी जगह नहीं थी। दूर से काले वस्त्र पहने राजसी अनिरुद्ध चतुर्वेदी को देखते हुए उन्होंने धीरे से अपना दाहिना हाथ बढ़ाया और अपनी मध्यमा उंगली दिखाते हुए एक ब्रह्मांडीय सार्वभौमिक इशारा किया। ऐसा लगता है जैसे ये कह रहा हो, इधर आओ। हा 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 हा। वहां बहुत सारे युवा भिक्षु थे जो इस दृश्य को देखकर बहुत खुश थे। ये बहुत ही हास्यास्पद था। जब दाओजी चांग किंग ने ये दृश्य देखा तो उसकी आंखें गुस्से से जल रही थीं और वह सीधे कार्रवाई करना चाहता था। बेहद घमंडी शेंगजी डूटियन को दबाना चाहता था और उसे बताना चाहता था कि ये दुनिया कितनी खतरनाक है। हालांकि यहाँ तक कि दाओ चर्चा सम्मेलन को भी मार्शल आर्ट प्रतियोगिताओं में भाग लेने की अनुमति नहीं है। और दाओ चर्चा सम्मेलन आयोजित होने से पहले ही उनमें हिंसक लड़ाई हो गई, जो कि सम्मेलन की निंदा थी। अनिरुद्ध चतुर्वेदी ने इसे सहन किया, लेकिन वह अपने दिल में ये भी जानता था कि वरुण राठौर उसे उकसाने की कोशिश कर रहा है और वह बाद में दाओ चर्चा सम्मेलन में उसके खिलाफ लड़कर उसका दिमाग खराब कर देगा। फिर उसने उपहास किया और मन ही मन सोचा, ओह, मैं तो एक आम आदमी हूँ। अगर वह बच्चा सचमुच आता है और दाओ चर्चा सम्मेलन में भाग लेता है तो कुचले जाने के लिए तैयार रहो। इस समय अधिक से अधिक अमर शक्तियां यहाँ एकत्रित हुईं और वे सभी प्रमुख अमर शक्तियों के प्रमुख बुजुर्ग थे, जो अपने स्वयं के युवा अहंकार को लेकर आए थे। बिना किसी अपवाद के वे सभी दाओ दुनिया के भीतर अमर शक्तियां हैं। उस युवक को देखो जिसका चेहरा जैड के मुकुट जैसा है और व्यक्तित्व किसी असली परी जैसा है। क्या यह अफवाह फैलाने वाला ताओवादी ताइबाई हो सकता है? ऐसा कहा जाता है कि इस व्यक्ति के शरीर में ताइबाई अमर शरीर है और उसके शरीर में एक अमर का खून है। वह अत्यंत शक्तिशाली है और उसी लोक में अजेय होने की प्रतिष्ठा रखता है। और ताइबाई दाओजोंग की युवा पीढ़ी में वे वास्तव में अजेय हैं और वे 1 से 3 को हरा सकते हैं।
इस महान संघर्ष की दुनिया में ये तियांजियाओ का प्रभुत्व के लिए संघर्ष है। यह न केवल अपने संप्रदाय में उत्कृष्ट होना है, बल्कि अन्य तियांजियाओ के खिलाफ भी लड़ना है, ताकि स्वयं की गहराई को जाना जा सके। मुझे नहीं पता कि अगर ये दाओवादी ताइबाई दाओजी चांग किंग, शेंगजी डूटियन और अन्य के खिलाफ लड़ता है, तो कौन बेहतर होगा। मैं वास्तव में उत्सुक हूँ। यू तियांजियाओ ने वाक्पटुता से बात की, मानो वह इस बात को लेकर बहुत उत्सुक था कि वर्तमान अमर शक्ति के उत्तराधिकारियों में से कौन बेहतर था। दाओ जगत में भी कई पुरानी चीजें हैं जो अंधेरे में चुपचाप ध्यान दे रही हैं। ये उनकी दाओ जगत का ताज़ा खून है। और तो और अब जबकि बौद्ध दुनिया दिन प्रतिदिन बढ़ रही है, युवा पीढ़ी का अहंकार और भी अधिक बढ़ गया है। वे एक दूसरे से लड़ रहे हैं और वे लगातार गो को बढ़ाने के माध्यम से सबसे मजबूत अहंकार की खेती कर रहे हैं, जिसका उपयोग ताओवादी दुनिया में उनके अहंकार के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए किया जाता है। न केवल बौद्ध धर्म और ताओवाद के दो क्षेत्र स्वर्ण युग के आसन आगमन का सामना कर रहे हैं, बल्कि उस नियति, शाश्वत परिलोक की स्थिति के लिए प्रतिस्पर्धा करने के लिए अनगिनत शक्तियां उठ खड़ी होती हैं और दुनिया में प्रवेश करती हैं। यहाँ तक कि कुछ शीर्ष स्तरीय ताकतें जो अमर बलों की श्रेणी में प्रवेश नहीं कर सकती हैं, और कुछ मध्य स्तरीय ताकतें अपने अहंकार के लिए संसाधनों का आवंटन कर रही हैं ताकि ऐसे पात्रों को विकसित किया जा सके जो आधिपत्य के लिए सामान्य संघर्ष में भाग लेंगे। और जैसे जैसे युद्धपोत करीब आया, हर कोई उस आकृति को स्पष्ट रूप से देख सका। एक फोल्डिंग पंखा पकड़े हुए वह दुनिया में एक सुंदर युवक की तरह दिखता है, सफ़ेद कपड़े पहने हुए, लंबे बाल लहराते हुए, बहुत ठाटदार, एक बोहेमियन लड़के की तरह। ऐसे युवक को देखकर कई महिला भिक्षुनियां तुरंत ही अपना होश खो बैठीं। ऐसा ठाटदार और बेलगाम युवक अपने अद्वितीय रूप और आकाश में परी की तरह अपने स्वभाव के साथ वास्तव में उनके सपनों में पुरुष देवता है। इस व्यक्ति ने दूर से एक दूसरे को देखा और अनिरुद्ध चतुर्वेदी और वरुण राठौर को देखकर बहुत ही आदरपूर्वक धीरे से उन्हें प्रणाम किया। देखो साथी दाओवादी, देखो साथी दाओवादी, आप दोनों कैसे हैं? मैंने तुम्हें कई सालों से नहीं देखा। मुझे नहीं पता कि दोनों ने कितनी प्रगति की है। आज के दाओ चर्चा सम्मेलन में उनका कैसा उत्कृष्ट प्रदर्शन होगा। मैं सचमुच इसका इंतजार कर रहा हूँ। जैसे ही कुणाल मेहता ने ऐसा कहा, उन्होंने अपने हाथ में लिए हुए फोल्डिंग फैन को एक विनम्र व्यवहार और शिष्टाचार के साथ खोला। हालांकि उसे दाओजी चांग किंग और शेंगजी डॉटियन की सफ़ेद आंखों का सामना करना पड़ा। वे दोनों जानते थे कि यह आदमी पूरी तरह से पाखंडी है। सतह पर तो वह आकर्षक दिखते हैं, लेकिन गुप्त रूप से लोगों की पीठ पीछे उन्हें छुरा घोंपते हैं, जो उनकी सती छवि के बिल्कुल विपरीत है। और वह अत्यंत अहंकारी था, उसकी आंखों में कोई अहंकार नहीं था, ठीक अभी के शब्दों की तरह, और वे दोनों के लिए पूरी तरह से यिन और यांग थे। विशेष रूप से हिंसक स्वभाव वाले शेंगजी डूटियन के लिए उन्हें इसकी बिल्कुल भी आदत नहीं थी और वे सीधे बोलते थे, कड़ी मेहनत करो, सभी दिशाओं में यात्रा करो और युवा पीढ़ी अजेय है। अरे, ये वास्तव में अफसोस की बात है, दाओ चर्चा सम्मेलन में मार्शल आर्ट की अनुमति नहीं है, अन्यथा आपको महामहिम डूटियन संतकाया दिखानी होगी। तुम्हें कुत्ते के सिर की तरह पीटा जाएगा। वरुण राठौर ने बहुत ही अहंकारपूर्ण ढंग से चमकती आंखों और चेहरे पर मुस्कान के साथ बात की। ओह, चलो देखते हैं तुम्हारा वजन कितना है, कुणाल मेहता ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। हालांकि दोनों हंस रहे थे, लेकिन उनकी मुस्कुराहट में एक चाकू छिपा था जो बहुत खतरनाक था। जाहिर है, दाओ दुनिया एकता और सद्भाव की तस्वीर नहीं है, और अंदर की कई अमर शक्तियां भी खुले तौर पर और गुप्त रूप से लड़ रही हैं, कुछ शिकायतों के साथ, और यहाँ तक कि लंबे समय से चली आ रही शिकायतों के साथ। वास्तव में बौद्ध जगत में भी यही बात लागू होती है। दा लेयिन मंदिर, दाफन बौद्ध धर्म, वज्र बौद्ध धर्म, क्षितिगर्भ बौद्ध धर्म आदि, लगभग सभी यही सोचते हैं कि वे बौद्ध रूढ़िवादी हैं और अन्य बौद्ध धर्मों को उनके अधीन होना चाहिए। इसलिए जब भी कोई मतभेद हुआ, बौद्ध धर्म के युवा सर्वोच्च व्यक्ति ने भी कार्रवाई की। इसके अतिरिक्त पश्चिमी जगत में संसाधनों की कमी है, कानून अधूरे हैं और रास्ते भी अधूरे हैं। यहाँ तक कि अमर बौद्ध सेनाएं भी हैं जो रक्तरंजित खजाने वाली भूमि के लिए लड़ेंगी। सब लोग जल्दी से अंदर आ जाओ। अभी भी कई युवा सर्वोच्च प्राणी रहस्यमयी भव्य पुरस्कार और अपने पीछे की शक्तियों के दाओजी को प्राप्त करने की योग्यता के लिए प्रतिस्पर्धा करने आ रहे हैं। एक बूढ़ा आदमी दिखाई दिया जो ब्रोकेड का वस्त्र पहने हुए था, उसके बाल भूरे थे, वह अपनी सांझ के समय का लग रहा था,
लेकिन उसकी आंखें गोशावक की तरह तेज थीं। ऐसा लगता है कि यदि उपस्थित लोग अवज्ञाकारी होंगे तो वे उन्हें दबाने के लिए कार्रवाई करेंगे। इस व्यक्ति के सामने आने के बाद अनिरुद्ध चतुर्वेदी, वरुण राठौर और कुणाल मेहता सभी और अधिक ईमानदार हो गए, मानो वे इस बूढ़े व्यक्ति से डर गए हों। ये सही है, इस बूढ़े आदमी का नाम बहुत प्रसिद्ध है और वह सप्ताह के दिनों में दुनिया में दिखाई नहीं देता। दाओ दुनिया में फाजेन गोल्ड मैन नामक एक उपाधि भी है। अपने नाम के अनुरूप वे ताओवादी दुनिया में सबसे बुनियादी निष्पक्षता और न्याय को बनाए रखने का प्रयास कर रहे हैं। बेशक ये केवल उस समय तक ही सीमित है जब दाओ चर्चा सम्मेलन आयोजित किया जाता है और इसे सप्ताह के दिनों में नियंत्रित नहीं किया जा सकता है। अन्यथा देवाश्रम और चांद किंग दाओजोंग के बीच कोई युद्ध नहीं होता। वे तीनों बिना कुछ कहे अंतरिक्ष यान से उतर गए और चौक के नीचे आ गए। आखिरकार वे यहाँ मुसीबत मोल लेने नहीं आए थे। एक तरफ वे रहस्यमय इनाम की अफवाह के लिए आए थे। बेशक वे दाओजी की उत्तराधिकार योग्यता को भी तुच्छ समझते थे। आखिरकार वे सभी अपने पवित्र भूमि संप्रदाय के उत्तराधिकारी हैं, तो क्या उन्हें अभी भी उत्तराधिकारी के पद के लिए प्रतिस्पर्धा करने की आवश्यकता है? दाओ चर्चा सम्मेलन नामात्र युवा अहंकार के बीच एक प्रतियोगिता है। वास्तव में ये ताओवादी दुनिया की अमर शक्तियों के बीच एक खुला और गुप्त संघर्ष भी है, और विजेता स्वाभाविक रूप से ताओवादी दुनिया के सम्मान, आदर और ताकत का प्रमाण है। बाद में नीरव जोशी भी यहाँ आए, लेकिन यह व्यक्ति बहुत ही शांत स्वभाव का था। इसमें कोई अनावश्यक दिखावा नहीं है और न ही कोई दृश्य परिवर्तन। ये सरल है, मैं बस हूँ और मेरे साथ एक सहायक प्राचीन भी है। उनका व्यक्तित्व उदासीन है, एक देवता की तरह, और उन्होंने अन्य बलों के युवा तियांजियाओ से बात भी नहीं की, बल्कि चुपचाप एक तरफ खड़े होकर दाओ चर्चा सम्मेलन की शुरुआत की प्रतीक्षा की। सभी ने ज्यादा कुछ नहीं कहा और प्रतीक्षा करने के लिए अंदर चले गए। नीरव जोशी का व्यक्तित्व विशिष्ट है, वह बेहद उदासीन है और उसका सामाजिक दायरा भी बहुत छोटा है। उसने अपने यूनिक्सियन दाओजोंग की युवा पीढ़ी से बातचीत भी नहीं की है। वह अकेला है और दाओ की खोज में लगा रहता है, लेकिन उसे अकेलापन महसूस नहीं होता।